आज से तकरीबन 8 वर्ष पहले गुजरात का चुनाव चल रहा था, जब एक नवयुवक ने राहुल गांधी को चैलेंज किया था, यह कहते हुए कि चयन काबिलियत के उस पर होना चाहिए, ना कि ताजपोशी के ऊपर। इस बात को उस समय प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में उठाया था और बोला था कि शहजाद नाम के नवयुवक ने शहजादे से कुछ प्रश्न पूछे हैं। 8 वर्ष के बाद आज वो नवयुवक अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुका है और चाहे कोई भी किसी भी खेमे का हो, चाहे इनका सबसे बड़ा चिर प्रतिद्वंदी भी क्यों ना हो, वो इनकी काबिलियत का लोहा मानता है। और आज हैं ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी। धन्यवाद करण भाई। शहजाद जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ देख के। देखिए, आज मुझे ये सुअवसर मिला है कि आप मेरे को पैनलिस्ट नहीं हो। हाँ जी, आप आज मुझसे सवाल पूछोगे और मैं भी कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। हाँ, क्योंकि पॉडकास्ट का तो फॉर्मेट वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको बताओ, आपकी पर मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, आप जितने अच्छे पैनलिस्ट हैं उससे अच्छे पॉडकास्टर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मोदी जी ने भी पॉडकास्ट की इनिंग्स शुरू कर दी है। हाँ, तो क्या पता है एक दिन मोदी जी आपको भी पॉडकास्ट दे दे। आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा हो तो एनीथिंग इज पॉसिबल। 8 वर्ष पहले मुझे थोड़ी पॉसिबल था ये कि ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपको मैं बताऊं, आपके ऊपर तो मुझे बहुत सारी बात करनी है। आई मीट यू एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। कभी रिपब्लिक, कभी टाइम्स नाउ पे आपसे मुलाकात हो जाती है, बट स्टिल आपसे बातचीत होने के बाद भी आई ऑलवेज फील देयर इज अ लॉट मोर टू डिस्कवर अबाउट यू, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ, आई बिलीव, मैं जितने भी एनिग्मेटिक लोगों से मिला हूं, इट्स अ पार्ट ऑफ देम दैट यू नेवर गेट इनफ ऑफ देम कि अच्छा ये पहलू भी है, ये पहलू भी है। बहुत सारे पहलू हैं, पर पहले गुजरात चुनाव वो था और आज हम लोग जब खड़े हुए हैं, कड़ाकेदार सर्दी चल रही है दिल्ली में, पर राजनीतिक गलियारा दिल्ली का बहुत गर्म है। दिल्ली चुनाव राइट अराउंड द कॉर्नर है। आप कैसे देखते हैं? आई सी दिस एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली इलेक्शंस एवर। आई वांट टू नो हाउ यू सी इट। देखिए, इसमें 2 एस्पेक्ट है। एक तो अगर दिल्ली वासियों के पर्सपेक्टिव से सोचे, और जो लोग, जैसे मैं कई वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ, ओरिजिनली तो पुणे में पैदा हूँ पर दिल्ली में रहता हूँ। आप दिल्ली वासी हो। दिल्ली 10 साल में जितना उसको तेज गति से बढ़ना चाहिए था, आप सोचिए एक बार। हम लोग तो रोज डिबेट में बोलते भी है कि भारत की क्या ग्रोथ हुई है पिछले 10 वर्षों में। हम 10वें से 5वें स्थान पे आ गए। वी आर गोइंग टुवर्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम लोग की इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो बढ़ी है, जो बाइडेन से लेकर प्रेसिडेंट पुतिन जितना मानते हैं, क्या हमारी राजधानी दिल्ली ने जिस प्रकार से भारत का स्टैचर बढ़ा है, उस प्रकार से वो उस अनुरूप बड़ी है। वैलिड पॉइंट। आप देखिए कि जो विदेश ज्यादा घूमते हैं, आपके शायद कोई रिश्तेदार विदेश में रहते भी होंगे। जी जी जी। इंटरनेशनली जो भी एक मेन कैपिटल सिटी होती है, खास करके डेवलप्ड कंट्रीज की, उसके अंदर एक मिक्स होता है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मिक्स होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक मिक्स होता है एस्पिरेशनल कोशेंट, और एक मिक्स होता है कि बेसिक चीजें उस सिटी में आपको उपलब्ध मिलती है। क्या दिल्ली उन इंटरनेशनल कैपिटल्स के साथ आज कहीं पर खड़ा है? नहीं, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट अब सवाल ये आ रहा है तो 10 साल में मैं एक व्यक्ति बार बार जीत रहा है चुनाव। एक व्यक्ति ऐसे काम करने के बाद, आपकी बात से मैंने मान लिया, और मतलब इट्स अ नो ब्रेनर आज की डेट में कि दिल्ली का क्या हाल है। कैसे ये व्यक्ति बार बार लोगों को झांसा दे रहा है? और हम बात कर रहे हैं केजरीवाल की, आई एम नॉट मिंसिंग वर्ड्स। और अभी भी जब हम लोग यहां आए, हर जगह आपने बैनर देखा है, 2100 रुपए हर महिला को हर महीने। उस पे वो कह रहा है मैंने 25 लाख रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। देखिए, क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 10 वर्षों के बाद वो कह रहा है कि अगर इसको लगता है कि ये देना भी है या ये जरूरी भी है, तो भाई सरकार थी ना आपकी। जब तक चुनावों की घोषणा नहीं हुई तब तक तो सरकार थी, दे देते। रजिस्ट्रेशन किस लिए करा रहे हो? और तुमने पंजाब में तो रजिस्ट्रेशन करा लिया। वहां पे कितनी महिलाओं को 1000 रुपए दिया। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, पैटर्न, वो एक चीज फेंकता है और फिर भाग जाता है उससे। उसके बाद उस पर कभी चर्चा नहीं होती। दिल्ली मॉडल कहाँ है आज? दिल्ली मॉडल की कोई चर्चा नहीं है। भाई, दिल्ली मॉडल ही तो मॉडल था ना, जो पूरे देश में आप बेच रहे थे, बोल रहे थे शिक्षा और स्वास्थ्य सारी चीजें, तो वो कहाँ है? जो पुरानी उन्होंने बातें की थी, अब तो बहुत एक्सपोज हो चुका है। और आपका जो सवाल था कि बार बार क्यों जीता है, देखिए
कई बार क्या होता है कि कांग्रेस का एक पूरा का पूरा वोट बैंक शिफ्ट कर गया इसके साथ। उस वोट बैंक को कुछ चीजें देकर, मतलब बहुत ही लिमिटेड चीजें बट देकर अपनी तरफ उन्होंने बनाए रखा। पर जो मूल वादे किए थे, फॉर इंस्टेंस इनका मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। जन लोकपाल की आज बात आपने सुनी है? कितने वर्ष हो गए जन लोकपाल आपने आम आदमी बात पार्टी ही नहीं होती अब, कहीं मैनिफेस्टो में भी नहीं, कुछ नहीं। सुधांशु जी बताते हैं, बाकी सब तो छोड़ दो, चलो यहाँ पे दिल्ली में तो एलजी का बहाना दे देंगे, एलजी साहब नहीं करने दे रहे। पंजाब में जन लोकपाल और पार्टी का जन लोकपाल भाई, एडमिरल रामदास होते थे, उनको भगा दिया था इन्होंने, फिर कुछ नहीं तब से। तो आपने जन लोकपाल तो डेड एंड बेरिड। दूसरा मुद्दा इनका होता था जो बड़े प्रमुखता से बोलते थे कि हम तो वीवीआईपी सुविधाओं के खिलाफ है। हाँ। बाकी नेता ऐसे हैं, हाँ। हम तो जी भाई 2 बेडरूम का कमरा चाहिए और क्या चाहिए जी। मैं वो सुनाऊंगा, मेरे पास सारा पड़ा हुआ है वीडियोस जो मैं करता ही हूं। एक ये था कि डिफरेंट पॉलिटिक्स फ्रॉम दी ऑनगोइंग पॉलिटिक्स। अब आप बताइए इनका एक्सक्यूज क्या होता है? ये शीश महल को भी जस्टिफाई करते हैं और वो भी बोलते हैं कि नहीं देखिए हमने तो शीश महल ले लिया है। एक ने तो आपसे जस्टिफाई किया ना, इनकी एक प्रवक्ता ने, कि उसकी जो रूफ थी वो गिर रही थी, इसलिए हमें शीश महल बनाना पड़ गया था। अब देखिए वो राजनीति के कुछ लोग, मैं कहूंगा कि मैं उस प्रकार से मत लीजिए, पर वो राजनीति के टोनी कक्कड़ है। तो अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि छत गिर रही थी 1952 में शीश महल रेनोवेट हुआ था। तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि छत गिर रही थी तो उसके लिए आपने वियतनामीज फ्लोरिंग लगा दी 6 करोड़ की, बताइए। छत गिर रही थी इसलिए आपने 1 करोड़ के पर्दे लगा दिए। छत गिर रही थी 63 लाख का आपने टीवी सेट ले लिया। छत गिर रही थी 20 लाख का कंसोल। छत गिर रही थी इसलिए टोटो का टॉयलेट ले लिया 4-4 लाख का। भाई जितना मेरी पढ़ाई लिखाई पे खर्च नहीं हुआ। ये टोटो टॉयलेट आपको पता है गूगल सर्च में बहुत टॉप पे ट्रेंड कर रहा है। आम लोगों को पता ही नहीं इसमें क्या सुविधाएं हैं, ये ऐसा भी होता है नहीं पता। देखिए एक चीज होती है कि आप घर में आप खर्च करवा के रेनोवेशन कराते हैं। टोटो टॉयलेट जो है ना जी, टोटो टॉयलेट सियासी और मानसिक रेनोवेशन का प्रतीक है। मानसिक रेनोवेशन जो होती है ना वो घर के रेनोवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि ये लोग कहते थे हम स्वराज से चलेंगे। स्वराज का नाम सुना? स्वराज बिल कहाँ है? स्वराज बिल में ये था कि पूछ के हम लोग अगर मान लो कि ठेका खोलना है। स्वराज बिल भूल गए, शराब पे आ गए। झाड़ू को साइड में रख ली, दारू पे आ गए। अन्ना जी को कहा? अन्ना गायब। अन्ना हजारे तो लिखते रहते, बोलते रहते कि भाई ये मेरे चेले जो है मुझे धोखा दे गए। अच्छा, और लालू पे आ गए। भ्रष्टाचार हटाओ से खुद ही भ्रष्टाचार बचाओ पे आ गए। ये लोग तिहाड़ में भेजना चाहते थे। सोनिया जी, अखिलेश जी, राहुल जी, मुलायम जी, सबको तिहाड़ भेजना चाहते थे। खुद तिहाड़ जाकर सरकार चलाने लगे। इतनी बेशर्मी तो लालू जी ने भी नहीं दिखाई थी। लालू जी भी रिजाइन करके राबड़ी जी को सौंप के चले गए, जयललिता सौंप के चली गई। ऊपर से भी राउंड टेबल कर रहे हैं। आपने देखा इन्होंने अभी एक राउंड टेबल किया जो सब जेल से बाहर निकले हुए हैं। हाँ, पर वो जो जिनसे आपके बड़े करीबी हैं कई लोग, एक मिस्टर हैंडसम भी थे वहां पर बैठे हुए, और एक को आपने भाई, एक से आपने ऐसी टिप्पणी अभी कर दी कि भाई वो ब्लैक का व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक, क्या नहीं। मेरा सिर्फ इस पे ये सुझाव था, मेरा सिर्फ ये सुझाव था कि राउंड टेबल करना था तो क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज तो शराब घोटाले में थी, तो इसका नाम 8 PM रखना चाहिए। शो का नाम 4 PM नहीं जचता। 4 घंटे पहले से ही शुरू हो गए। अनलेस की 4 PM से हैप्पी आवर्स है, तो सवालों के भी हैप्पी आवर्स से सवाल वो कम पूछ रहे थे और मनीष जी ज्यादा सवाल पूछ रहे थे। उसमें सारे कैरेक्टर्स थे, सारे एक के बाद एक कैरेक्टर थे। तो उनमें से एक कैरेक्टर से आपने अभी एक बात कही कि भाई ये ब्लैक का व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक नहीं चलेगा। देखिए कुछ लोगों ने ये पहले से ही अपना एक किरदार बनाया हुआ है। अभी का नहीं है कि व्हाइट टू ब्लैक करते हैं और पॉलिसी में ब्लैक टू व्हाइट करते हैं। ये मान लीजिए थिएटर के बाहर भी करते थे, डॉक्यूमेंट बनाने के बाहर भी करते थे। ये सच है, ये हमने सुना है। देखिए मैं तो पब्लिक डोमेन का आदमी हूँ। अब मैं कभी भी अगर संजय सिंह के साथ मैं डिबेट पे जाता था और संजय सिंह की और मेरी क्लिप डालता था, तो नीचे एक पूरी हिस्ट्री आ जाती थी कि शुभम टॉकी, शुभम टॉकी, शुभम टॉकी, संगम टॉकी से शुभम टॉकी, संगम नहीं था, शुभम था वो। मेरे से मैंने जिस डिबेट में गया था और मैंने बोला कि संजय भाई ये संगम टॉकी नहीं है कि ब्लैक टू व्हाइट चलेगा। फैक्ट्स के साथ वो ब्लैक टू व्हाइट कर रहे थे और कुछ नहीं। तो फिर किसी ने मुझे पॉइंट आउट करके बोला कि आप फैक्ट्स के प्रति
ईमानदार रहिए भाई। ये संगम ने शुभम टॉकी था। फिर मैंने जाके चेक किया तो मैंने उसमें नीचे एक ने बताया कि मिस्टर हैंडसम भी शामिल थे इसमें। ये जब भागते थे कभी अगर इनको पुलिस दौड़ा लेती थी तो ये फटफटिया पे दौड़ते थे वहां से, और वो फटफटिया में सामने मिस्टर हैंडसम ही होते थे। आजकल भी मुझे लगता है कि देखिए ऐसा है कि इनका गिरोह जो है, गिरोह कह सकते हैं, इनका गिरोह बड़े पुराने दिनों से काम कर रहा है, और पहले भी इन्होंने जो एक्टिविज्म के नाम पे किया है वो भी संदेह के घेरे में आता है, और उन्हीं के साथी बताते हैं उनके एक्टिविज्म वाले दिन। अब मुझे एक बात बताइए कि इनके साथ जो साथी जुड़े थे स्टार्टिंग से वो कहाँ है? शांति भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, मयंक गांधी, इतने सारे लोग हुआ करते थे। वो सारे एक के बाद एक, अन्ना जी, ये सारे एक के बाद एक निकल गए। तो कहीं ना कहीं एक समस्या तो यही है कि इनके जो हरकतें हैं वो लगता है धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आ चुकी है, और इसीलिए मुझे लगता है इस बार का चुनाव जो है उसमें डेस्परेशन नजर आ रही है। आपने बहुत महीनों पहले, मैं कहूंगा फर्स्ट मूवर्स अगर किसी ने करा था इस पूरे चुनाव में, तो दैट वाज एन इनिशिएटिव बाय यू, दिल्ली दर्शन। एंड उसमें आपने कई गलियों को दिखाया, कई जगहों पे बुरी हालत दिखाई, आपने बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया इस बार दिल्ली। क्या है आपके हिसाब से, व्हाट आर द 2-3 बिग इश्यूज वेयर इट नीड्स अर्जेंट अटेंशन? देखिए, इस दिल्ली दर्शन के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि 10 साल किसी भी सरकार के लिए एक लंबा समय होता है अपने प्रोमिसेस पे डिलीवर करने का। और अब जो था, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को, जैसे कि हर बार करते, विक्टिमहुड कार्ड नहीं, इस बार रिपोर्ट कार्ड देना। तो रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए मैंने नाम रखा था इस ग्रुप का, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग थे। यंग लोगों ने बोला कि हमको जाकर फैक्ट चेक करना चाहिए दिल्ली मॉडल का। तो ये ऑन ग्राउंड फैक्ट चेक एक प्रकार से था दिल्ली दर्शन। अगर कुछ अच्छा है तो हम वो भी बताने को तैयार थे, ऐसा नहीं था कि हम बायस के साथ गए। हम तो दर्शन करने गए दिल्ली का, परंतु जो दिल्ली का दर्शन मिला उससे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए, और अब तो बहुत सारे लोग जमीन पर उतरकर अपने अपने इलाकों के समस्याओं को गिनवाते हैं। जैसे कि यूरोपियन स्टैंडर्ड रोड की बात हुई थी। आप देखिए, यूरोपियन स्टैंडर्ड तो छोड़ दीजिए, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता। इन्होंने 500 नए स्कूल बोले थे। जी जी। आज तक आप जब भी आप डिबेट में उनको बोलोगे 500 नए स्कूल, तो बोलेंगे हमने 22,000 कमरे बिठाए, क्लासरूम बनाया, और क्लासरूम में भी और टॉयलेट में भी कितना घोटाला किया। 25 लाख का एक क्लासरूम बता रहे थे, पर उसमें घोटाला हुआ जिसमें कि कहीं क्लासरूम को टॉयलेट दिखाया, टॉयलेट को क्लासरूम दिखाया। जी। क्लासरूम बनाने से कैसे समस्या पूरी होगी? करण भाई, आप एक बात ईमानदारी से सोचिए। मान लीजिए मैं एक इलाके में हूं जहां पे स्कूल नहीं है, आपने मुझे क्या वादा किया था कि मैं यहाँ पे आके स्कूल बनाऊंगा। अब आप मुझे बोल रहे हो कि आपके इलाके में तो स्कूल नहीं बनी, फलाने इलाके में उस स्कूल में मैंने 10 क्लासरूम बढ़ा दिए, मेरे बच्चे को उसका क्या फायदा? मुझे तो मेरे बच्चे को उस इलाके में स्कूल में भेजना, मैं तो उतना दूर नहीं भेज सकता ना। एंड तीसरी बात, इनका एजुकेशन मॉडल पे भी आप जरा बताइएगा। एजुकेशन मॉडल पे ही आप देखिए, एजुकेशन मॉडल पे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमोहन सिंह ने कितनी फटकार लगाई इनको। टिन के शेड में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं जी। लाखों बच्चों के पास बुक नहीं, यूनिफॉर्म नहीं। उन एक केस में तो हाईकोर्ट ने बताई, कोर्टेड है हाईकोर्ट का, आप चेक कर लीजिए। हाईकोर्ट ने बताया कि एक क्लास में 2 अलग अलग क्लासेस चल रही थी। सोचिए, एक क्लासरूम में, मतलब मान लीजिए कि स्टूडियो में 2 पॉडकास्ट चल रहे हो, तो कैसे होगा? मैं क्या पॉडकास्ट का आपका जवाब दे पाऊंगा? अब 2 क्लासरूम एक क्लास में चल रही है। इतनी वैकेंसीज टीचर्स में, प्रिंसिपल्स में, मैथ साइंस के टीचर्स में, और ड्रॉप आउट रेट। हम लोग जब अभी इस पे पढ़ रहे थे शहजाद जी, 2/3 ऑफ द स्कूल, एनसीपीसीआर ने इनको पुल अप किया है, 2/3 स्कूल्स में हेडमास्टर या प्रिंसिपल ही नहीं है। 1000 कॉलेज में से 666 में है ही नहीं। कैसे होंगे? इस लेवल का खराब, और इतना कॉन्फिडेंस आया हुआ है झूठ बोलने का कि हमारा एजुकेशन मॉडल, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो उनके मुंह से निकल गया था कि हमने छपवाया एडवर्टाइजमेंट के रूप में। दूसरी बात की ड्रॉप आउट रेट आपका इतना हाई है, 9th में और 11th में आप लाखों बच्चों को बाहर करवा देते हो ताकि आपका 10th और 12th का पास परसेंटेज डिसेंट रहे। पर वो बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उनके भविष्य का क्या? वो क्या करेंगे? वो निश्चित रूप से उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा, तो ये एजुकेशन का हो गया, सड़कों का हो गया। अब इन्होंने बोला था हेल्थ मॉडल बहुत अच्छा है, मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक्स। मोहल्ला क्लिनिक पे तो आएंगे। हेल्थ मॉडल में दिल्ली की आबादी बढ़ रही है,
दिल्ली की आबादी के लिए केटर करने के लिए, मतलब कि आपको उतने लेवल के हॉस्पिटल्स लगातार बनाने, 20 नए हॉस्पिटल बनाने की बात थी 15 के मैनिफेस्टो में। आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि 10 नए हॉस्पिटल, मैं ये नहीं बोल रहा कि पुराने हॉस्पिटल को किधर एक ब्लॉक बना दिया, नए हॉस्पिटल बनाने की बात थी। इनके एक बेशर्म प्रवक्ता ने, ऋतुराज झा, जिसका टिकट कटा और फिर इन्होंने बीजेपी वाले को टिकट दिया। एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी। पर उसने मुझे बताया, मैंने उसको बोला बताओ लिस्ट, तो बोल रहा अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल। अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल प्री इंडिपेंडेंस में बना है भाई। फिर बता रहा नहीं ओपीडी ब्लॉक बना है। मैंने बोला भाई कितना फेंकते हो, नीरज चोपड़ा को हटा के इसी को भेज दो भाई, ये तो और दूर फेंकेगा। नीरज चोपड़ा भल्ला फेंक रहा है, आप तो हमको फेंक रहे हो। बताओ अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल। फिर बोल रहे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। मैंने बोला तुम्हारे नेता इतने मूर्ख है, आजादी इन्होंने दिलाई, तो ये ना कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने आजादी दिलाई थी। अब आते हैं मोहल्ला क्लिनिक पे। ये मोहल्ला क्लिनिक जो है, मैं उसको बोला हो हल्ला क्लिनिक। संबित जी ने फिर उसको पीसी में यूज भी किया था। ये हो हल्ला है, हो हल्ला बहुत है इसमें, फोटो है, सब है, बाहर से एकदम फोटो फोटा खींच के। अंदर क्या होता है भाई इसमें? अंदर 3 चीज होती है, या तो गाय भैंसे वहां पे कुछ चल रही होती अगर ओपन हो तो, अगर बंद हो तो वहां पे लैब टेस्ट चल रहा है, और लैब टेस्ट में टेस्ट किसी का नहीं हो रहा है, 0000 नंबर पे टेस्ट हो रहे हैं, ऐसे हजारों गोस्ट पेशेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी दिल्ली वासी को चुनौती दे रहा हूं, कोविड में आपने या तो वहां पे टेस्ट कराया हो कोविड का, या तो वैक्सीन लेने गए हो, अगर किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में। अच्छा, वो भी उन्होंने 1000 बोला था, बनाया 500, वो भी नहीं बनाए पूरे। तो हेल्थ मॉडल भी अच्छा, इनका हेल्थ मॉडल इतना बढ़िया था, तो केजरीवाल अपनी खांसी जो है ठीक करने के लिए बेंगलुरु गए, और राघव जी अपनी आंख ठीक करने के लिए लंदन गए। वो तो और चलती रही, ठीक हुई नहीं, 2-4 महीने तक नहीं ठीक हुई थी तब। नहीं, एक तो मैं आपको अभी, मुझे लगता है कि वीडियो दिखाने का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा, वरना बहुत सारे वीडियो बच जाएंगे। पूरी शो में दिखाना है मुझे बहुत सारे वीडियो। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए प्लीज। वैसे मेरा भी गला खराब है। आप गई हैं कभी खुद अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक? एक्चुअली मैं नहीं गई, मतलब ये सच्चाई है कि मैं नहीं गई। मैं आप कहाँ जाती? आप जाती मेदांता वगैरह? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ये है भाई इनका हाल। इनसे बड़ा मक्कार, मैं तो कह रहा हूं, मक्कार है ये लोग। भाई आप खुद कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं गए, पर ये लोग छपवा ले जाते हैं। आपने जैसे बात कही, छपवाने में क्या है न्यूयॉर्क भाई? टाइम्स में छपवा लिया, इधर छपवा लिया। अब इधर पिछले कुछ दिनों में मीडिया में और सब में इनकी एक बिल्कुल हवा चली हुई है। हवा क्या है? ये तो स्पॉन्सर्ड हवा है, पैसे देकर हवा है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने RRTS वाला प्रोजेक्ट था जी, जिसके लिए इन्होंने, मोदी जी ने तो लॉन्च किया अभी RRTS दिल्ली मेरठ। उससे कितना कन्वीनियंस आएगा आप सोचिए। बिल्कुल। इसमें भी इन्होंने क्रेडिट लेने के लिए एक दिन पहले पीसी की और बोला कि हम तो देखिए, हम तो देश को ऊपर रखते हैं, हमने तो कंट्रीब्यूट कर दिया। अरे भाई 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और ये कहा था कि आपका एड बजट जो है उसको हम लोग ले लेंगे और फिर इसका कंट्रीब्यूशन देंगे। 1100 करोड़ देना था इनको। 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है RRTS। यूपी सरकार का 6,500 करोड़ है, केंद्र की सरकार का कंट्रीब्यूशन। इनको 1100 करोड़ देना था, उसको देने में भी इन्होंने आनाकानी की और ज्यादा एड पे स्पेंड कर रहे थे। जजेस ने बोला एड पे स्पेंड कर रहे हो। दिल्ली मेट्रो इसका क्रेडिट लेने लगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग छपाते क्यों है? क्योंकि इनका एड बजट इतना है। अच्छा, अभी एक दूसरे पॉडकास्टर है जिनको ये पॉडकास्ट दे रहे थे। बिल्कुल। वहां पे उस पॉडकास्टर ने, वो तो वैसे तो पॉडकास्टर से मुस्कुरा के ही वो पॉडकास्ट निकाला। पता नहीं कि ये पेड पॉडकास्ट के बारे में मैंने हमको तो यही सुना है। मैंने तो यही सुना है। आपको कितना दिया वो भी जरा बता दीजिएगा। इनके पास है नहीं कुछ, इसलिए क्या देते हैं। मैंने इनको दुआ और आशीष दी है। पर एनीवे, तो वो जो भी था पॉडकास्ट, मुझे नहीं पता उसका फॉर्मेट क्या था। पर उस पॉडकास्ट में वो बेशर्मी से बोल रहे हैं कि नहीं हमने तो एड बजट घटाया है 4। और फिर उनकी विधानसभा की वीडियो सामने आई, उसको लगा देना आप साइड में अगर लगा सकते तो। 488 करोड़ 500 करोड़ बोल रहे, 20,000 का प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ एडवर्टीजमेंट में, और हर साल 500 करोड़ हम एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं। ये पैसा जो है, ये पैसा ही तो जाता है। पर ये आप एक बहुत शातिर व्यक्ति से डील कर रहे हो फिर। जो व्यक्ति पॉडकास्टर्स को भी सेट किए हुए है, मीडिया में भी स्पेंड किए हुए है, सच अ मैन, ही इज अ डेंजरस पर्सन। भाई मतलब ये बात माननी होगी आपको। आप एक चीज नोट करो, हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद मीडिया नैरेटिव ये ठीक है, बनता है। हम लोग को इसमें अगर हमारी कमी है तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए, नो डाउट। पर
केवल मीडिया और नैरेटिव से काम होता ना तो हरियाणा और महाराष्ट्र का ये नतीजा नहीं होता। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, कोई छोटी मोटी बड़ी बात है, नहीं बहुत बड़ी बात है। तीसरी बार महाराष्ट्र में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, और बड़े मैंडेट से। महाराष्ट्र में बड़े मैंडेट, हरियाणा में बड़ा मैंडेट, मध्य प्रदेश बड़ा मैंडेट आफ्टर सो मेनी इयर्स, गुजरात रिकॉर्ड मैंडेट आफ्टर सो मेनी इयर्स, ओडिशा में बिग मैंडेट पहली बार आया है। ठीक है, तो चाहे पहली बार भाजपा कहीं आ रही है या सरकार रिपीट पे रिपीट हो रही है इतने बड़े मैंडेट के साथ, इसका मतलब कि परफॉर्मेंस है, क्योंकि परफॉर्मेंस के बिना इतना बड़ा मैंडेट नहीं हो तो सकता। देखिए, कोई भी अगर हम लोग मैट्रिक उठा लें, आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वेदर इट्स एनी ऑफ द स्कीम्स, और इसका खराब रहा है, बट आपको एक बात माननी होगी, पर मैं इससे यू आर डीलिंग विद वन ऑफ द मोस्ट श्रूड पॉलिटिशियंस, ये आप मानते हैं? श्रूडनेस की भी एक लिमिट होती है। अब जैसे 2-3 चीजों पे बहुत बुरा फंसे भाई साहब। एक तो ये है कि भाई साहब ने बोला था कि मैं यमुना जी साफ कर दूंगा। हाँ, अब यमुना जी पे बोलते हैं कि यमुना जी से वोट मिलते हैं क्या? ये सुनिए, ये आपके इसमें एक और फेवरेट है, आपको मजा भी आएगा सुनने में। जैसे अभी कोई कह रहा था यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना। गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है। आप मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला। अच्छा, ये नहीं बोला था, कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है। हाँ। एक सेकंड, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बोला बना था देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ। फॉर वंस प्रीति चौधरी आस्क्ड हिम द राइट क्वेश्चन। 5 साल खत्म होने से पहले ये इतना धूर्त आदमी है, सोचो। राजदीप सरदेसाई मेरे जैसे व्यक्ति को तो 10 सवाल क्रॉस क्वेश्चन करता है। हाँ, आप तो इंटर्न रहे हो ना भाई उनके। मैं तो इंटर्न रहा हूं। हाँ। वो संदीप भाटिया को वो पॉडकास्ट देते वक्त काफी उसने काफी आपकी बात करी। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या उस समय पे कन्फ्रंट नहीं किया जा सकता था? और वो पॉडकास्टर ने भी जो पॉडकास्ट किया है, उसने तो कमाल ही कर दिया भाई। उसके देखो, मैं तो उसने उससे ये कह दिया कि सब बकवास है, मार्बल वार्बल लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा अच्छा सर, हमें पता नहीं था। ठीक है। अरे सबसे गजब का सवाल तो वो था कि आपको कौन सा नेता आपकी तरह नैतिक लगता है? तो फिर केजरीवाल अपनी वो भोली सूरत, उसका एक फेस है। हैव यू सीन इलेक्शन फेस? एक है नॉन इलेक्शन फेस। नॉन इलेक्शन फेस उसका नॉर्मल फेस है। इलेक्शन फेस में वो एकदम सिंपल, एकदम ऐसे कर देता है जैसे सहमा मैं तो सबसे इनोसेंट हूँ, मैं तो मतलब बहुत ही इनोसेंट आदमी हूँ मैं तो। वो इनोसेंट फेस बना के बोलता है मनमोहन सिंह जी बहुत ईमानदार पॉलिटिशियन थे। इस व्यक्ति ने बोला था मनमोहन सिंह जी को कि मनमोहन सिंह जी ने ब्रिटिशर से ज्यादा पैसा लूटा है। इस व्यक्ति ने, अब वो बोल रहा है मनमोहन सिंह जी इनोसेंट है। भाई गजब आदमी। और कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं करता, कोई कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। इनकी पीसी वन वे चलती है। ये वन में कुछ भी बोल के आते हैं आज जैसे। एंड दिस इज बिकॉज यू आर सेइंग इट ओपनली कि भाई एडवर्टाइजिंग बजट इतना है तो मनी मनी मनी। हाँ। मैं तो मीडिया चैनल पे बोलता हूँ, मैंने तो बहुत सारे शोज पे बोला है कि आपके पत्रकारों को समझा नहीं एक सवाल करने के लिए। जैसे आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाट समाज के आरक्षण को लेकर। जी। अरे आदमी कैसा आदमी है ये? जाट समाज के आरक्षण की चिंता थी तो 11 साल तुमने ना विधानसभा में एक बार रेजोल्यूशन पारित किया, ना तुम्हारी दिल्ली की हर स्टेट की ओबीसी कमीशन होती है जिसको रिकमेंडेशन देते हैं, बैकवर्ड क्लास कमीशन। बिल्कुल। इनके बैकवर्ड क्लास कमीशन में कोई मेंबर नहीं है। मोदी जी की जब सरकार आई तो सेंट्रल लिस्ट में जाटों को डाला था, वो सेंट्रल लिस्ट को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर भी हमने जहां पे हमारा हो सकता था हमने स्टेट्स में डाला है। राजस्थान में जैसे उनको आरक्षण है जाट समाज को, उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल में है। आप अपना देख के करवाते ना स्टेट का, क्यों नहीं करवाते? और जाट ने क्यों उठाया जाट वाला मुद्दा? परवेश वर्मा के लिए। परवेश वर्मा। अच्छा, नई दिल्ली से क्या लग रहा है आपको? नई दिल्ली से तो ये है कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार रहे हैं। और ये तब और सुनिश्चित हो गया जिस दिन उन्होंने परवेश वर्मा को देशद्रोही बोला। भाई देखो, आप चाहे कुछ भी बोल दो परवेश वर्मा को। आपने ये भी बोला कि 1100 रुपए दे रहे हैं, जो भी है। वैसे कोई चुनाव की तिथि तो थी नहीं। और उनकी आरएसएस जो कोई संस्था है, राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन, उसका तो मैं भी हिस्सा रहा हूँ। बग्गा जी और मैं खुद 2021 में कोविड के समय पे हमने कई बेटियों की शादी के लिए बहुत कमाल का काम किया। वीडियोस है अपने पास।
आपने इस काम के लिए जहां पे वो नेकी का काम कर रहे हैं, हाँ, किसी को दे रहे हैं पैसा या किसी के लिए घर का सामान दे रहे हैं, उसके लिए उनको देशद्रोही बोला। तो जाट समाज में तो आउटर दिल्ली जिसको कहते हैं, जो दिल्ली देहात होता है, उसमें तो भयंकर एक संकल्प ले लिया लोगों ने कि भाई ये आम आदमी पार्टी के लोगों को घुसने नहीं देना है। दिल्ली देहात में 28 सीट्स है जहां पे स्पेशली जाट बहुल जो वर्चस्व है वहां पे उनका, वहां पे तो संकल्प ले लिया कि इनको घुसने नहीं देना। और ये लोग फिर आकर बोल रहे हैं कि जाट समाज के आरक्षण के लिए तुम्हारी बात पे भरोसा करेंगे। इन्होंने दिल्ली के किसानों को किसान सम्मान निधि में जुड़ने नहीं दिया। इन्होंने 11 साल देहात के लोगों का एक काम नहीं किया। आयुष्मान नहीं आने दिया। आयुष्मान नहीं आने दिया। जो उनकी प्रॉपर्टी रेट्स है वो भी पता है कब बढ़ी, वो तब बढ़ी जैसे अब मेट्रो जो है एकदम मुंडका तक और सब जगह तक जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े। दूसरा एक यूईआर रोड बना है जिससे कि ना हमारे आउटर दिल्ली के जो भी इलाके थे उसकी कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। तीसरा, मोदी जी ने वहां पे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनवाया है। बहुत काम हुआ है। बहुत अगर काम मैं हुआ। सेंट्रल नजफगढ़ हॉस्पिटल 40 साल में पहली बार बना। तो ये चीजें होने की वजह से वहां पे प्रॉपर्टी उनकी बेटर तो आपको ऑन अ सीरियस नोट ये बात लग रही है केजरीवाल नई 100% दिल्ली से हार रहा है। केजरीवाल हार रहे हैं, सिसोदिया हार रहे हैं, अवध ओझा हार रहे हैं, हाँ। आतिशी भी अभी हार रही है। तो जीत कौन रहा है इनमें से? कोई नहीं। सुपड़ा साफ है आपके हिसाब से 100%। दिल्ली में? हाँ? 100%। पर मैं आरक्षण वाले विषय पे हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। एक और मिनट लेना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल। एक चीज सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ, जाति बिल्कुल की राजनीति पे इनका क्या टेक हुआ करता था, सुनिए। क्योंकि कई सारे लोगों को लगा ये नई राजनीति लेकर आए हैं। हाँ। इनका टेक था ये, सुनिए। अगर आपने दंगे कराने हैं, अगर आपने जाति की राजनीति करनी है, धर्म की राजनीति करनी है, तो इन पार्टियों के पास चले जाओ। इसका ट्वीट्स है, मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, सुनिए। My gratitude to Delhiites for their support. You are so amazing. You rejected politics of caste and religion. और आज ये आदमी बोल रहा है कि जाटों के आरक्षण की बात। हाँ। अच्छा, आरक्षण के प्रति, और मैं चाहता हूं कि हर घर तक ये बात आप पहुंचाओ। आरक्षण के प्रति इनका स्टैंड देखिए और दलित समाज के लोग ज्यादा देखिए। आतिशी का एक ट्वीट है, Those who have got benefit of reservation should be put in the end of the queue in next generation. इनका ट्वीट का ये कहने का मकसद है कि अगर एक बार आरक्षण मिल गया तो आपको आरक्षण का कभी जिंदगी में लाभ ना मिले। संवैधानिक व्यवस्था अंबेडकर जी की ये नहीं कहती। संवैधानिक व्यवस्था अंबेडकर जी की आज की तारीख में ये है कि SC ST समाज को जो आरक्षण मिलता है, OBC समाज को मंडल के द्वारा जो आरक्षण मिलता है, उसमें कोई बार नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि वो हमारी व्यवस्था है। ये इन्होंने न केवल आतिशी नहीं कही ये बात, पर इनके साथ में ये भी हमारा ये भी मानना है कि एक बार अगर एक व्यक्ति को रिजर्वेशन का फायदा मिल जाए, वही बात, या वो व्यक्ति इकोनॉमिकली काफी सुदृढ़ है, तो फिर रिजर्वेशन उसको नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन उसी तक। ये तो आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं। हाँ। ये आपका एक्चुअली में आरक्षण छीनना चाहते हैं। एक्चुअली में बीजेपी के तो ऊपर आपने आरोप लगा दिया 400 पार होगा तो आरक्षण बदल देंगे, ये वो। मोदी जी तो आरक्षण को संरक्षित कर रहे हैं। हमने तो वाल्मीकि समाज को आरक्षण वहां दिया जम्मू कश्मीर में जहां पे 70 वर्ष नहीं मिला। हमने बाबा साहेब का संविधान लागू कराया जम्मू कश्मीर में। ये तोड़ना चाह रहे हैं ये आदमी। इन्होंने काम भी जो किए, अगर मैं आपको बताऊं, काम नहीं कांड किए, कांड भी जो किए इन्होंने। आपका एक सेंटर की स्कीम है जिसमें दलित समाज के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक, मैं सही कह रहा हूं? और उसमें इनका स्टेट की तरफ से 40% होना जरूरी है। विजेंद्र गुप्ता जी ने आई थिंक चिट्ठी लिखी है आतिशी को। पिछले साल आप लोगों ने 1250 बच्चों को प्री मैट्रिक में स्कॉलरशिप्स दी थी। इस बार वो गिर के 75 पे पहुंच गया। बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया। तो इनका माइंडसेट क्या है? ये कैसे सोचते कैसे हैं कि मतलब दलित समाज के लिए भी करना है? किसके लिए करना है? वोट बैंक साधना है, कन्वीनियंट है? बिकॉज अब इन्होंने पुजारी और ग्रंथियों के लिए एक बात करी है, 18,000 रुपए हम लोग देंगे। अभी तक जो कहते थे कि भाई राम मंदिर मेरी नानी कहती हैं या दादी कहती हैं कि नहीं जाना, तो ये जो पलटना है, do they think the audience is a bloody fool? Is that what they think? इनका कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि कोई उनको क्वेश्चन नहीं करता। पीसी में क्वेश्चन नहीं होते, टीवी डिबेट में आते तो चीख चिल्ला के, और क्योंकि प्रभाव ऑलरेडी है डिबेट का, मैं उस पर भी आपको एक कहानी बताऊंगा। तो उनको लगता है कि ये लोग जो है कुछ भी बोलकर निकल सकते। जैसे कि अब बताइए, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आप इमामों को तो 5 वर्ष से वजीफा दे रहे थे,
जी जी। पुजारी ग्रंथी आपको 24 के एंड में याद आया जब चुनाव हो रहे, और तब भी सरकार थी तो दे देते ना 5 वर्ष का बकाया जो मौलाना को इतने टाइम से दिया। अच्छा वैसे तो मौलाना को भी अभी 17 महीने से नहीं दे रहे, बेचारे मौलाना घूम फिर रहे हैं, उनका काटा गया, किसी के है नहीं, ये अंत में किसी के नहीं है, ये स्वयं अपने हैं, सिर्फ अपना है, अपना शीश महल बना के रुकना है। तो इन्होंने ये मौलाना को भी नहीं दिया, पर देना ही है आपको पुजारी ग्रंथी को। और ये एक चैलेंज दे रहे थे बीजेपी को, बीजेपी की 22 राज्य है, बताओ कहाँ है। मैंने दिखा दिया, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जी, आंध्र प्रदेश में। बताओ अब तुमने दिया क्यों नहीं? दो इल्जाम पंजाब लगा में रहे हैं, 2 इल्जाम लगा रहे हैं। एक तो आपने अभी अच्छा हुआ जवाब दे दिया, दूसरा जब भी शीश महल की बात उठ रही है, ये एक फैला रहे हैं कि मोदी जी 2700 करोड़ के बंगले में रहते हैं। पहले तो चलिए मैं उस पे भी आऊंगा, 2700 करोड़ पे, पर पहले उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही भोली सी सूरत, आंखों में नो मस्ती। अच्छा, इनके साथी जो हमारे साथ टीवी डिबेट में आते हैं, उनको क्या बोल रहे थे जब वो प्रवक्ता नहीं थे, वो पत्रकार थे, तब सुनिए। तो आप तमाम व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे, जो प्रिविलेजेस, जो पर्क्स आपको मिलेंगे, लाल बत्ती मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया, और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा रहा था, दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उनसे। तो वो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब, कईयों ने मेरे को कहा जी आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोगे तो हम ला के दिखा देंगे आपको। 1, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। 2, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होने चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। 3, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। मिनी बार बनाया है इसने अपने घर में। हाँ, तो भाई शराब घोटाला जब इतना किया है, सरकारी खर्च पे मिनी बार, मतलब पॉलिसी में 1 पे 1 फ्री, और घर में मिनी बार। और कहाँ खोले इसने ठेके। और सोचिए कि अब इन्होंने एक नया शिगुफा ये लाया कि मोदी जी का 2700 करोड़ का। ये बहुत जरूरी है। अब इस पे देखिए क्या है कि आपके तो चैनल पे आ रहा हूं मैं, पॉडकास्ट पे आ रहा हूं, तो एक एक पॉइंट जो है, पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं प्रूफ के साथ, आज आपका 1.5 घंटे का शायद हो सकता है 2 घंटा हो जाए पॉडकास्ट, माफ नहीं, आप बिल्कुल बताइए। अब देखिए 2 दिन में इनका फ्रॉड कैसे चलता है। आरोप फ्रॉड भी है, आरोप लगाने में भी फ्रॉड करते हैं, इसमें भी 1 का 2, 2 का 2, ब्लैक का व्हाइट हो रहा है। देखिए ये है सौरभ भारद्वाज यस्टरडे। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए, 2700 करोड़ रुपए में बन रहा है, बोला सौरभ ने। अब उससे 2 दिन पहले क्या बोला? और सुधांशु त्रिवेदी जी बता दें मैं झूठ बोल रहा हूँ, 467 करोड़ रुपए का टेंडर छूटा है प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान का, 467 करोड़ रुपए का। और उसी कोरोना के समय पे 2 दिन पहले 467 करोड़ था फिगर। कुछ भी बोल दो, अगले दिन 2700 करोड़ हो गया। इनकी ये जो राजनीति की टोनी कक्कड़ है, राजनीति की टोनी कक्कड़ का बयान, हालांकि शी इज नॉट वर्थ इट, पर ये सुनाना जरूरी बन जाता है। सॉरी करण भाई, नहीं, क्योंकि अगर मैं सुनाऊंगा तो आप अपनी खुर्ची से गिर जाएंगे, आप लोटपोट हो जाएंगे। सुनिए राजनीति की टोनी कक्कड़। 300 करोड़ का कालीन है, 200 करोड़ के झूमर है, 5000 करोड़ के कपड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी के। 5000 करोड़ के कपड़े। अब नोट करो, इसका क्लिप बनाओ और भेजो धूर्तों के यहाँ। 467 करोड़ डे 1, 2700 करोड़ डे 2, 5000 करोड़ के कपड़े डे 3। अच्छा, और फैक्ट क्या है? इंडस्ट्री है पूरी। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि आप भी बहुत रिसर्च करते हैं करण भाई, आपकी भी डिबेट का स्टाइल रिसर्च बेस्ड है, नॉट रेटोरिक बेस्ड। मैंने जाके बोला कि यार ये बन रहा है यार मोदी जी का घर, हमको पता नहीं चला कि मोदी जी का घर का करंट घर तो वो है जिसमें LKM, जिसमें कि मनमोहन सिंह जी भी रहे, वाजपेयी जी भी रहे। वैसे वो एक नहीं है, वो मल्टीपल बंगलोज, 1, 3, 5, 7, 9 सारे मिला के हैं। वहां पे एक बंगलों में मोदी जी का गृह निवास है, और बाकी जगह जो है वो SPG और बाकी चीजें हैं। प्लस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज की तारीख में ही हैज टू हैव न्यूक्लियर कवर, बायो वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर, सब कवर होता है। एनीवे, वो एक अलग विषय है। ये जो नया घर बन रहा है सो कॉल्ड, क्या वो घर बन रहा है? मैं गया centralvista.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें लिखा है मिथ्स एंड फैक्ट्स। मिथ नंबर 8,
Why 13,450 crore is being incurred on new house or PM? ठीक है, इसमें उन्होंने लिखा कि this is not the figure for the construction of Prime Minister's house. It includes multiple projects including 10 buildings, common central secretariat, executive enclave, central conference center, official residence of honorable VP and honorable Prime Minister, but these have not been approved yet. Yeah. इसीलिए जब एक डिबेट में इनके कुलदीप नाम के विधायक आए कल परसों अमीश जी की डिबेट पे, इन्होंने कॉन्फिडेंस से बोला टेंडर छूटा है 467 करोड़ का। मैंने बोला टेंडर दिखाओ, टेंडर दिखाओ। अमीश जी भी बोले टेंडर दिखा दो, मुंह बंद कर दो इसका। ऐसा दौड़ा है वो। जैस्मिन शाह ने भी बोला, तो जैस्मिन शाह को इंडिया टुडे वाली डिबेट पे जो बड़ी वायरल हुई, जिसमें आशुतोष की मैंने पोल खोल दी थी, वहां पे मैंने बोला बता दो कहाँ पे 2700 करोड़ का टेंडर। तो वो एंकर को बोल रहा है आप गूगल कर लो। एंकर ने बोला नहीं मिल रहा है, तो बोल रहा है कि आपको नहीं मिल रहा तो मेरी क्या गलती है। भाई क्या धूर्त लोग है ये। कुछ नहीं है, बस ये अपना एक प्रकार से मैं कहूँगा सियासी रेनोवेशन है, एंड दिस इज द माइंडसेट जो उनका है। मैं आपको पता है दिल्ली दर्शन तो नाम दिया है, पर मैं गलती कर गया, मुझे लोगो ये बनाना चाहिए था। ये क्या है भाई? आप ये क्या तो ये देखिए इसके 2-3 कारण है। एक 2-3 ऑब्जेक्टिव्स है। एक तो इससे कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस 0 पे है, तो इससे दिख नहीं रही, उसके लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए। राहुल गांधी वियतनाम गए, वो भी इसी से दिखेंगे। तो स्टडी करने गए ना, बोला अब उन्होंने विश्राम स्टडी विश्राम, वो बैंकॉक में मेडिटेशन और वियतनाम में स्टडी कर रहे हैं। एनीवे, और राहुल गांधी की पार्टी कुछ भी कर सकती है। और तीसरा जो इनके काम जो इन्होंने बोले ना मैनिफेस्टो में, मैं जगह जगह ढूंढ रहा हूँ कहाँ है भाई ये। इनका नया यूनिवर्सिटी नहीं दिख रहा, नया हॉस्पिटल नहीं दिख रहा, यमुना जी साफ नहीं दिख रही, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली नहीं दिख रही, तार मुक्त दिल्ली नहीं दिख रही। पोल्यूशन के लिए बोलते थे पंजाब की पराली इज रिस्पॉन्सिबल। पंजाब में पराली अब जल रही है। पंजाब पराली के लिए इन्होंने बायो डिकम्पोजर बनाया था। हाँ। बायो डिकम्पोजर बना 60 लाख का, उस पर विज्ञापन पर खर्च हुए 24 करोड़। यही चीज एक स्मॉक टावर में भी हुई ना, आप तो गए थे वहां स्मॉक टावर दिखाने के लिए कि कितना शानदार चल रहा है स्मॉक टावर। भ्रष्टाचार का टावर बोला मैंने, उसको 24 करोड़ का बना। और वो स्मॉक टावर मजाल है कि वो जनवरी 2024 से एक दिन चला हो। जनवरी से आ गए हम अक्टूबर नवंबर में, जब मैंने ये शुरू किया था एक्सपोज करना, और अक्टूबर नवंबर में तो पीक था। आपको याद है दिल्ली को दिवाली को गालियां देना शुरू कर दिया था इन्होंने कि दिवाली की वजह से प्रदूषण। तो मैं पहले ही निकल गया दिवाली से। मैंने बोला अब तो दिवाली नहीं है ना पटाखे फूटे, आप बताओ प्रदूषण क्यों। और फिर स्मोक टावर के पास गए तो स्मोक टावर बंद। मैंने पूछा कितने दिन से बंद? बोले 6 महीने से 8 महीने से बंद। उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट जा रहा है 24 करोड़ का बना है वो, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। आपने बहुत प्रखर तरीके से ये सारी बातें उठाई और ग्राउंड पे भी है। आपको एक आध बार तो थोड़ी सी थ्रेट्स टाइप की भी आई थी। एक ग्राउंड पे थ्रेट तो आई है, पर इसके अलावा मैं आपको बताऊं क्या कर रहे हैं आजकल। एक डिबेट में मैंने ये ब्लैक टू व्हाइट जो चल रहा था इनका, तो मैंने ऑन एयर उनको एक्सपोज कर दिया, ब्लैक टू व्हाइट नहीं करना है, फैक्ट्स के साथ, नो मैसिंग विद फैक्ट्स, और सारे वीडियो दिखा दिए, सारे सवाल पूछ लिए। इनको लगता है कि डिबेट क्या है, डिबेट मतलब विज्ञापन का स्लॉट है, वन वे आकर बोलकर निकल जाओ। ये एक्सपोज होने के बाद, और मैं आप चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाए। मुझे 3-4 सारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर तो अपने सारे कॉमन फ्रेंड्स ही है, तो उनकी मैं क्या बोलते हैं, मैं उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे मोर देन वन गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बोला कि आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली उनको फोन करके बोला है कि शहजाद पूनावाला को डिबेट में मत बैठाओ। आपको बहुत स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है अक्रॉस ट्विटर, अक्रॉस एवरीवेयर। वो तो एंड क्लिप्स भी चला रहे हैं आपका, कहते हैं अरे ये तो पहले कांग्रेस में थे, इस बात की बात करते हैं। मैं तो बोलता हूँ मेरी सारी क्लिप चला दो, कोई समस्या नहीं। बस एक बार, सिर्फ एक बार मैंने इनको बोला है कि जस्ट वन टाइम आई वांट यू टू प्ले वन क्लिप, मैं आपको चलाने बोलता हूँ, वो क्लिप आप चला दो, बाकी फिर आप जितनी मर्जी क्लिप चलाते रहो। ये क्लिप जो है ना आप सुनिए, बड़ा मजा आएगा एकदम। कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे, सबकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो कैसे लोकपाल बिल पास करें, कैसे भ्रष्टाचार दूर करें ये लोग? ये क्लिप का ऑप्शन दिया है, और दूसरा एक क्लिप का ऑप्शन दिया है,
अगर वो चलाना चाहे तो ये भी बड़ी मजेदार क्लिप है, चीख चीख के। कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक एक परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजित पवार, एक ही परिवार की अच्छा, पार्टी। टोन भी टिकट बेचने वाली है अगर देखे तो। अखिलेश यादव, ये अच्छा नोट केजरीवाल करो। यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए। मैंने बोला इसमें से भी एक क्लिप डाल दिया करो यार मेरी क्लिप के साथ। नहीं, मुझे जरा ना, मैं देखिए आपके साथ जब भी मेरा डिस्कशन हुआ है ना, इट हैज बीन वेरी ऑनेस्ट एंड यू बीन वेरी ऑनेस्टली रिप्लाइंग टू एवरीथिंग। तो आपकी एक जर्नी रही है। हाँ, मैं कांग्रेस से शुरू किया, किसको इसमें नहीं पता, किसको नहीं पता। Exactly. इस पे एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई शहजाद जी जब बीजेपी में आए तो अचानक से इनके अंदर एक सनातन के प्रति वो आ गई, आस्था आ गई, इनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। पहले तो ऐसे कभी नहीं थे, ये अचानक से विचारधारा ही बदल गई, जज्बात ही बदल गए, जो वो है वो वाली चीज। तो इस पे आप बताइए कुछ। मैं आज सारे व्यूअर्स को आज चुनौती देता हूँ जी। मेरे नाम से जाकर 3 चीज सर्च मारे गूगल पे। गूगल पे तो मिल ही जाएगा सब कुछ। बिल्कुल। एक आप सर्च मारिए, मैंने कांग्रेस छोड़ी है बाय द वे, या मुझे कांग्रेस से निकाला गया है, वो लगभग था दिसंबर 2017 जनवरी 2018, तब हमारा तलाक हो गया। और मैंने बीजेपी ज्वाइन किया नवंबर 21, 2021। मतलब ऐसा नहीं है कि कल छोड़ 3 साल बाद। हाँ, परसों पटका, अगले दिन पटका बात दिया। अब आप जाकर चेक कीजिए, शहजाद पूनावाला बांग्लादेश हिंदूज प्रोटेस्ट, पॉइंट 1। बांग्लादेश में जब हिंदुओं को प्रताड़ित, ये राउंड नहीं, ये तो अब आपने जो प्रताड़ित, इससे पहले भी जी, जब बांग्लादेश में 2017 से पूर्व जब आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस में, तब बांग्लादेश के हिंदुओं पे हमला किया गया था। जी जी। तब मैंने जाके ढाका की जो, सॉरी अपना ढाका बोल रहा हूँ, बांग्लादेश की जो हाई कमीशन है यहाँ पे, मैंने जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, पॉइंट 1। एक आध प्रोटेस्ट जब पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, टेम्पल तोड़ा था, तब भी किया था। पाकिस्तान के एम्बेसी हाई कमीशन, जो भी उनका एम्बेसी हाई कमीशन क्या बोलते, जो भी था उसके बाद। दूसरा आप चेक कीजिए, शहजाद पूनावाला माइनॉरिटी स्टेटस, हिंदूज पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर। कांग्रेस में रहते हुए मैंने बोला कि अगर माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है मुसलमानों को पूरे देश में, तो पंजाब में कौन है मेजॉरिटी? सिख है, हिंदू माइनॉरिटी। जम्मू कश्मीर में कौन है मेजॉरिटी? मुस्लिम, हिंदू माइनॉरिटी। नॉर्थ ईस्ट में कौन है And you were in Congress at that time when you wrote this. 2016 की बात है। तो आप पे प्रेशर नहीं आया? ऐसी बात आपने कैसे हिमाकत कर दी? इसीलिए तो मुझे, इसीलिए तो मेरा रहते हुए। जीना मुश्किल कर दिया था कांग्रेस में। हाँ, क्योंकि मैं कांग्रेस में रहते हुए भी ये बात करता था। ओके। मैंने तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के मुंह पे बोला है भाई कि आपसे नहीं हो पाएगा, हटिए, मेरिट को आने दीजिए। इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई आदमी? इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? मैं बीजेपी में नहीं गया, मेरे में हमेशा से जो बीजेपी के कोर वैल्यूज थे वो थे। बीजेपी के कोर वैल्यू क्या है? कि नो अपीजमेंट, राइट, सबके लिए सेम न्याय हो। ये मैंने आपको बताया, माइनॉरिटी स्टेटस फॉर हिंदू मैंने मांगा। मैंने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट किया। एक आध और भी विषय थे। एक मुझे हमारी रिसर्च में आया बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड, मुझे नहीं पता था इस बारे में। राम गोपाल वर्मा जो केस किया था उस पे, गणेश जी का उन्होंने मजाक उड़ाया, उसने गणेश जी पे भद्दी टिप्पणी करी। You were an activist at that time. एक्टिविस्ट था मैं। And you filed a case, made him say sorry for that. क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश जी हिंदू मुस्लिम का प्रतीक ही नहीं है। गणेश जी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उसने बहुत भद्दी टिप्पणी की थी गणेश जी पे। तो मैंने उस समय पे बोला था इसकी या तो अरेस्टिंग होगी या माफी होगी। और तब मैं, जो आप कह रहे एक्टिविस्ट, प्रो कांग्रेस था। या मैं कांग्रेस के अंदर था। You had a think about your संस्कृति, your culture right from day one. मेरे 3 प्रिंसिपल्स हमेशा नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक, नेशन फर्स्ट। सेकंड, कि नो स्पेस फॉर परिवारवाद, स्पेस फॉर परफॉर्मेंस अबव परिवारवाद। तीसरा, कि अपीजमेंट ऑफ नन। या तो आप सबको समान न्याय दो। यहां पे तो सनातन को गाली देने का रोज कार्यक्रम चलता था। मैं उस समय पे सनातन पे किसी ने बोला तो मैंने केस किया। सोचो, अ मुस्लिम इन कांग्रेस डूइंग केस ऑन द पर्सन हु इज अब्यूजिंग
आयरोनिकली उसके नाम में राम है। राम गोपाल वर्मा के खिलाफ मैंने केस किया कि गणेश जी के ऊपर आपने टिप्पणी कैसे की। इनको लगता है कि मैंने अपने व्यूज तब चेंज किए जब मैं बीजेपी है। तो आपकी ये कोई भी फैक्ट चेक कर लें, करण की बात पे यकीन मत करना, सर्च करो, और नहीं निकले तो कमेंट करना, निकले तो फिर ये लोगों को बताना। मुझे पर आप ये बताओ, आपकी थिंकिंग कैसे इवॉल्व करी इस दौरान? देखिए थिंकिंग का क्या है, थिंकिंग तो हमेशा से यही रही। नहीं, जैसे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप थे वहां पर कांग्रेस में, डिड यू नो दैट नेहरू, यू नो द काइंड ऑफ असॉल्ट नेहरू डिड ऑन फ्री स्पीच? मजरू सुल्तानपुरी को जेल में डाला, धर्मपाल को जेल में डाला, बुक्स बैन करी, ये आपको पता था तब? नहीं पता था। क्या है, देखिए मैंने पॉलिटिक्स अप्रोक्सीमेटली I became active in student politics in the year 2005. I'll tell you 2006. when I saw you for the first time, बिल्कुल for the first time बता रहा हूँ मैं, अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था, मैंने उसको ग्रामर ऑफ एनार्की आपने एक बाइट दी थी तब, दैट इज उपेंद्र चौबे को, CNN News 18 CNN News 18 था, क्या था मुझे नहीं याद, तब आपने एक बाइट दी थी, एंड पता नहीं क्या था वो, प्रोफेटिक कहे या क्या कहे, यू वर अ बिट वेरी ऑफ द पीपल इन द मूवमेंट। हाँ है ना, मैंने तो हमेशा विरोध किया इसका। यू वर नॉट कॉन्फिडेंट, एंड जबकि तब बिल्कुल एक लहर आई हुई थी, केजरीवाल और सबकी, अन्ना जी की तो आई हुई थी, बट यू वर वेरी स्केप्टिकल ऑफ दैट। तब से मैंने बोला था ये फ्रॉड है एक नंबर के, क्योंकि अंबेडकर जी ने बोला था ये सब, देयर इज नो स्पेस फॉर ग्रामर ऑफ एनार्की। जो ये कर रहे थे एनार्किस्ट था, और वो तो खुद सिद्ध भी हो गया, एनार्की ही बहुत अच्छे से सिद्ध हो गया। 26 जनवरी के प्रोग्राम का विरोध करना, तार काट लेना, अभी भी जो कर रहे हैं, मतलब PM के घर पहुंच जाना, अच्छा शीश महल तब पहुंचना जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो गया। तो एनीवे, बट वी वर ऑन योर एवोल्यूशन। नेहरू के बारे में लाइक आप 2006-07 में मैं NSUI में मैंने एक्टिविटी बढ़ाई अपनी। ओके, मैं हालांकि बहुत यंग था तब भी, पर यू मस्ट बी व्हाट लाइक 18-19 इयर्स ओल्ड। हाँ 18-19 का था, वेरी यंग। हाँ, और उस समय पे इफ यू रिमेम्बर 2014 से पहले इंटरनेट था, पर इट यूज्ड टू बी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। ऐसा नहीं था कि इट वाज अ वेरी अवेलेबल थिंग या बहुत एक्सेस था। तो जो टेक्स्ट बुक्स या स्कूल में पढ़ते थे, उसी से ज्यादा हम लोग इन्फॉर्मेशन पाते थे, और टेक्स्ट बुक में तो यही हमको बताया गया कि भाई कांग्रेस चाचा नेहरू हमारे चाचा है। तो एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, पर आपकी जब इन्फॉर्मेशन किसी चीज पे बढ़ती है तभी तो आपको ज्यादा पता चलता है। व्यूज वर ऑलवेज द सेम, बट द इंफॉर्मेशन वाज नॉट देयर। सो यू नो, आई वांट टू नो शहजाद भाई, लॉट ऑफ पीपल दे सी यू एंड दे थिंक कि क्या पॉलिटिक्स में हमारा करियर हो सकता है। दे आर वेरी इंट्रिग्ड कि आपकी लाइफ क्या है एज अ स्पोक्स पर्सन। आप सुबह से स्टार्ट करते हो, यू आर वन ऑफ द फ्यू जिन्होंने इसको एज अ फुल टाइम एक करियर ऑप्शन के तौर पे लिया कि भाई ये फुल टाइम कर रहे हैं। पहले एक जमाना होता था, पीपल यूज्ड टू बी पार्ट टाइम as spokespersons, you know, you've taken this full time, 24 घंटे pretty much। आप अगर इस पे नहीं हो तो डिजिटल मीडियम्स पे हो, कहीं ना कहीं you are setting the narrative. How is it as a professor? How is your day like, अगर मैं पूछूं तो इसमें ऐसा है कि पहले के राष्ट्रीय प्रवक्ता या जो स्पोक्सपर्सन्स होते थे, उनके लिए एक तो सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया इतना नहीं था केवल 2 या 4 चैनल थे, गिनती के चैनल थे, लिटरली ऑन योर फिंगर टिप्स। प्रिंट था तो प्रिंट पे तो आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ कमेंट या जो अभी आपका स्टेटमेंट देना है। तो डिमांड कम थी उस समय पे, नैरेटिव और इंफॉर्मेशन दोनों का कम रोल था, ग्राउंड पे ज्यादा था। अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा है, क्योंकि मोबाइल फोन सबके हाथ में है, क्योंकि लगातार डेटा की कॉस्ट कम हुई है, इंटरनेट स्पीड्स बढ़े हैं, मोबाइल फोन और डेटा में इतना आगे निकल गए हम लोग, तो अभी जो है कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली। सोशल मीडिया का जितना प्रभाव 2014 के चुनाव में था, अब 2024 आते आते और भी है। अब तो AI के उसमें आ गए हम लोग। तो द प्लेटफॉर्म हैव इंक्रीज्ड, the place where you have to communicate has increased. So your mindset was simple कि मुझे ये जब भी करना है, जैसे 2017 तक आप कर रहे थे, तब भी आप फुल टाइम कर रहे थे? देखिए, जब आप कांग्रेस में थे तब आप कर रहे थे? कांग्रेस के अंदर जब था तब कांग्रेस का अप्रोच ही ऐसा नहीं था फुल टाइम। कांग्रेस का अप्रोच ये नहीं था कि भाई हमको प्रोफेशनली या प्रिसाइसली कुछ करना है। बीजेपी का यहाँ पे जो भी है बहुत ही प्रोफेशनल मेरिटोक्रेटिक सिस्टम है, और बीजेपी एक्सपेक्ट करती है कि आप 100 या 150% दोगे। हर कार्यकर्ता, ऐसा नहीं है, PM ऑल्सो विल डिलीवर 150%, ब्लॉक लेवल कार्यकर्ता ऑल्सो डिलीवर 150%, स्पोक्स पर्सन ऑल्सो हैज टू डिलीवर 150%। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन
की कार्यकर्ता से कि जी जान झोंकना ये ज्यादा है। कांग्रेस में तो कार्यकर्ता नहीं थे, वहां पे तो शेयर होल्डर होते हैं या शू होल्डर होते हैं। या तो शेयर खरीद लो कांग्रेस का पारिवारिक, या शू पकड़ लो, तो दोनों में काम नहीं करना। यहाँ पे काम पे है, पूरा काम है। दूसरी बात मैं अपना कंप्लीट कर लूं। आप कह रहे हो ना कि इसमें देखो तो प्लेटफॉर्म्स हैव इंक्रीज्ड। अब मेरा जॉब स्पोक्स पर्सन है, क्या स्पोक्स पर्सन के पास ब्रैकेट लिखा है ओनली टीवी मीडिया या ब्रैकेट लिखा है सोशल मीडिया? स्पोक्स पर्सन मीन्स कम्युनिकेटर 24/7। मेरी पार्टी ने मुझे अगर जिम्मेदारी दी है तो मैं अपनी पार्टी के प्रति वफादार कैसे नहीं रह सकता? या तो मुझे पद नहीं लेना चाहिए अगर मैं नहीं कर सकता। पार्टी 24/7 चाहती है कि मैं कम्युनिकेट करूं, लोगों तक पहुंचूं, और इतने एवेन्यूज भी। जैसे आपके जेनजी है जो, अब तो पता नहीं एक और नया जनरेशन आ रहा है कि जेनजी पे चल रहा है। नहीं, बहुत आ गए। तो वो तो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, वो तो टीवी डिबेट्स देखते ही नहीं है। टीवी डिबेट्स 50+ लोग देखते हैं। चलो मैं 5 से 7, 8, 9 डिबेट कर लिया, पर am I reaching to the 18-year-old? To reach to that 18-year-old, I have to do something on Instagram. I have to do something on social media. Correct. So that is, I have to cater to. They are also people who are participating in the political process, or we are hoping that they will engage themselves more. तो उनको भी हमें अपडेट करना है, बताना है मोदी जी के काम के बारे में, देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए 24/7 लगता है। अब आपने बोला मेरी लाइफ क्या है, मेरी दिनचर्या क्या है। हाँ। तो मेरी दिनचर्या ये है कि क्योंकि मैं, अब देखिए ये भी एक चीज है जो मेरे में भाजपा वाली या आरएसएस वाली खूबी थी वाइल फ्रॉम कांग्रेस ओनली। मैं हमेशा से प्रचारक मोड में ही रहा हूँ। प्रचारक मोड में ही हूँ। मेरा ये कोई ना शादी है की है ना करने का इरादा है ना मेरा। इतना दृढ़ इरादा कैसे कर लिया आपने कि भाई इरादा ही नहीं है? अच्छा, ये पहले से था? बचपन से ही है। मैं बड़ा ट्रिगर्ड यू कि ये नहीं करना है, ये कैसे ऐसा है हुआ? कि देखिए 2 चीजें थी। एक तो मेरे फादर खुद समाज के लिए बहुत काम करते थे। माय फादर वाज अ ग्रेट पर्सन। ही पास्ड अवे वेरी यंग एज। यू वर आई थिंक 5 years old at 5 years old, and he passed away hardly when he was 43 or something, not very young, not very old. My mother also lost him very soon, but I remember कि मेरे फादर की इतनी गुडविल थी only because he would 24/7 work and do something or the other for people, not out of political, वो politics में तो थे नहीं। He was हमारी आगा खानी कम्युनिटी के वो लीडर थे, पर वो सबकी मदद करते थे, सबकी। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम स्क्रैच, 0 से शुरू किया। हमारा सरनेम जमादार है। वी आर नॉट फ्रॉम वेरी वेल्दी बैकग्राउंड एक्सेट्रा, और इवन फ्रॉम वेरी हाई सोसाइटल बैकग्राउंड। उन्होंने अपना नाम पूना वाला अडॉप्ट किया जमादार से, और फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। फिर बिजनेस उनका अच्छा चल पड़ा था, पर वो फिर भी मदद लोगों की करते थे। तो वो पब्लिक सर्विस या सार्वजनिक सर्विस करने का वहीं से मुझे लगता है। मेरी मदर भी वेरी ऑल्ट्रिस्टिक पर्सन, मतलब इतना ऑल्ट्रिस्टिक, सो सिंपल। एंड डिस्पाइट, मतलब अच्छे दिन में भी जब हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हुआ करते थे, तब भी ऑल्सो शी वुड बी वेरी सिंपल, एंड शी इज लाइक वेरी मच लाइक सुधा मूर्ति जी। माय मदर वेरी सिंपल पर्सन, वेरी हाई थिंकिंग, एंड कभी किसी का बुरा नहीं, हमेशा किसी के लिए कुछ अच्छा ही करना। तो दोनों मेरे माता पिता, तो आई कैन नॉट describe what so parents that impacted your outlook कि you have to in a way contribute to society. Okay. उसमें हमेशा से ये था कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों को कुछ अच्छा करो। ये कभी नहीं कि अच्छा मिल रहा है तो अपने लिए ग्रैब कर दो। तो कभी मेरे मदर या फादर ने हमको कभी ऐसी शिक्षा ही नहीं दी कि मान लो कि अगर आपके पास 5 चीजें भी हो तो किसी और को 2 चीज दे दो, 3 चीज दे दो, अपने लिए जितना अपने को चाहिए उतना ही रखो। ऐसी ट्रेनिंग या ऐसी उनकी भी फीलिंग थी टुवर्ड्स अदर्स। तो दैट इज द बेसिक ग्राउंडिंग कि इवन माय ब्रदर, इवन दो हमारा बहुत झगड़ा चलता है टीवी पे, ही आल्सो हैज अ वेरी बिग हार्ट। इनफैक्ट उनका तो ज्यादा है। आई हैव एक्चुअली मेट योर फैमिली। मैं पुणे जब गया था, तहसीन के पास गया था, तो तहसीन इज अ वेरी गुड फ्रेंड, यू नो दैट। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, लाइक यू नो एज यू आर डिस्क्राइबिंग राइट नाउ, he also got that same attitude कि भाई दूसरों के लिए कुछ करो, दूसरों के लिए मदद करो। तो ये एक तो वहां से फीलिंग है कि भाई दूसरों के लिए कुछ करना है, केवल अपना नहीं। दूसरा ये है कि डिस्पाइट द चैलेंजेस इन माय लाइफ, या डिस्पाइट चैलेंजेस, हमारे बचपन में फादर की डेथ हो गई है, वो मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ग्रेट एजुकेशन था, ग्रेट अपब्रिंगिंग था। Whatever challenges, हमारी मदर हमको मान लीजिए कि हर रोज़ बढ़िया से डिज़र्ट, या हम लोग हर रोज़ बाहर का खाना नहीं खाते थे, मान लो कि 2 महीने में 3 महीने में एक बार खाते थे, पर
हमको वो नसीब हुआ। there's a lot of gratitude you had. हाँ बिल्कुल। तो चैलेंजेस तो थे, रिलेटिव्स की वजह से बहुत सारी चीजें डेवलप हुई जिसकी वजह से लोगों ने धोखा भी दिया, फादर चल बसे तो लोगों ने फायदा भी उठाया। फिर भी मैं मानता हूँ कि मेरा एजुकेशन और मेरे वैल्यू सिस्टम्स जो मेरे पेरेंट्स ने दिए, जो मेरे स्कूल से मुझे मिले, मैं सेंट विंसेंट्स में पढ़ा हूँ। आजकल लोग जो है मतलब पर उस स्कूल में मैं आपको बोलूँ टिल द एज ऑफ 11th-12th मुझे क्लास और कास्ट इसके बारे में पता ही नहीं था। आई हैड नो आइडिया कि क्लास क्या है, कास्ट क्या है, नो आइडिया, जीरो। क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कूल में हम सब चाहे जितना, और पता मुझे तो बाद में पता चला कि एक आदमी ऐसा था, एक लड़का, उसका फादर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज का ओनर है देश में, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। पर मुझे स्कूल में पता ही नहीं चल रहा था, हम लोग तो एक दूसरे को ऐसी गालियां देते थे, पता ही नहीं चलता था कि भाई इसका फादर ये है। That's the best thing about schools, ना? और मतलब वो मेरे टिफिन से खाना ले लेता था, तो मैं बोलता अपना टिफिन लाया कर भाई। तो इस प्रकार से था, हमको क्लास और कास्ट पता ही नहीं था कुछ। ये अपब्रिंगिंग मेरी स्कूल से, मेरे टीचर्स से, मेरे पेरेंट्स से, मेरी जो सोशल बैकग्राउंड थी पुणे में, पुणे इज वेरी लवली प्लेस, वेरी गुड पीपल आल्सो। तो वो हमारे संस्कार थे। तो हमेशा से मेरी फीलिंग थी कि भाई अगर गॉड हैज बीन सो काइंड, बट आप ये सारे काम, हैविंग अ गुड फैमिली, हैविंग 1 से 2 होकर अपना परिवार बना के भी तो कर सकते हो। नहीं, वहां पे आपको क्या एक ट्रिगर हुआ, बिकॉज इट्स अ बिग कॉल यू टुक एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। मैंने आपका और भी जगह जब भी आपसे बात इसमें 2 कारण है। एक तो ये है कि जैसे आप करण हो, पर मेरा एटीट्यूड अर्जुन की तरह है। अर्जुन का जो वो होता है ना एम, वो मछली की आंख पर ही होता। तो वो पहले दिन से था आपका? पहले दिन से फोकस्ड हूं मैं कि सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ में एंटर करना है। हाँ, ये मुझे तो पब्लिक लाइफ का था, मुझे ये नहीं पता था कि पॉलिटिकल होगा कि कभी आपको ये नहीं लगा कि यार मैं किसी और लाइन में जाऊं? बिकॉज आपका जो फोकस है, आपका जो फोकस, मैं 1 मिनट कंप्लीट करूं, आपका जो फोकस है, यू कुड हैव स्टार्टेड अप समथिंग। एक स्टार्टअप आप कर सकते थे, बहुत अच्छा कर सकते थे। द काइंड ऑफ razor sharp focus you have, the dedication you have, you could have created a lot of wealth. आपकी एजुकेशन भी अच्छी है। कभी उस तरफ नहीं गया कि यार कोई, जैसे बिकॉज योर फादर वाज इनटू बिजनेस, राइट, कोई बिजनेस खड़ा करूं मैं, एक एम्पायर बनाऊं, इस तरह की सोच गई ही नहीं कभी? मनी हैज नेवर बीन मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। ओके, मनी नेवर मोटिवेटिंग फैक्टर। क्योंकि एक समय था जब मेरे फादर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, तो एट दैट टाइम, मतलब इन दैट just before he passed away, in that age we were able to buy 2 cars in 93-92 and we were going to make our bungalow. फिर वो अलग स्टोरी है कि जब वो गुजर गए, बहुत लोगों ने हमारा पैसा मार लिया, ये वो जो भी है। Anyway, point is कि I have seen that wealth, तब भी मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। और जब नहीं था, उसके बाद जो स्थितियां फाइनेंशियल हुई, उसके बाद भी कभी ये नहीं महसूस हुआ कि आई एम मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। क्योंकि जैसे मेरे भाई को तो बड़ा शौक है कपड़े और वॉचेस का, तो एक से एक डिजाइनर पहनता है, पर मेरा तो ऐसा कभी कुछ था नहीं। और मेरा ये रहा है कि सिंपल लिविंग रहो, उबर से चलना है, बाइक पे बैठ के जाना है, बड़ी गाड़ी में जाना है, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आजकल देखता हूँ टीवी डिबेट में जब बुलाते हैं तो मैं चैनल की गाड़ी बुलाता हूँ, कहीं हमारे साथी प्रवक्ता भी होता है, वो रिक्वायरमेंट देते हैं, वो बोलते हैं ये गाड़ी से कम की गाड़ी भेजना मत, यही गाड़ी आएगी। अरे भाई, मुझे तो पिकअप करने के लिए कौन सी गाड़ी नहीं आई है, ऐसी गाड़ी आई है, मतलब जिसका एसी चल रहा है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे तो रिक्शा से जाना, रिक्शा से जाओ डिबेट में। मैं गया भी हूँ कई बार, मेट्रो रिक्शा से भी गया हूँ डिबेट में। तो एक तो ये है कि मुझे ना इन चीज़ों का कोई शौक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। दूसरा ये है कि एक अप्रोच मेरा ये रहा है कि देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं शादी करूं या अपने खुद के बच्चे पैदा करूं, तो फिर मेरा लक्ष्य जो है वो मेरी फैमिली की फुलफिलमेंट में जाएगा। And you don't want to dilute that. अगर बच्चे पालने ही हैं, तो इतने सारे मतलब अडॉप्शन भी कर सकते हैं। इट्स नॉट कि मेरे जीन से ही निकले तो ही मेरा बच्चा हो। तो देश में तो इतने सारे और दुनिया में इतने सारे लोग हैं who need the love, affection, care। तो अगर वो स्थिति में आते हैं कि when you can provide the care for one child individually, then why should it be your own child? But for yourself, मतलब do you
do you at times feel वैसे अपना भतीजा भी है अभी तो अपना जुर्वान, हाँ जुर्वान आ हाँ, चुका है फील्ड में तो तो अपना ही सन है, हाँ, इसमें क्या है। नहीं, बट डू यू एट टाइम्स फील कि भाई आप जब पूरा दिन मेहनत करी, सबसे लड़ाई करी, एक से एक लोगों से डील किया, उसके बाद घर गए एंड यू आर ऑल बाय योरसेल्फ, राइट, डू यू एट टाइम्स फील यार देयर शुड बी समवन टू टॉक टू, या यू आर कंफर्टेबल इन योर आई एम वेरी कंफर्टेबल। वैसे तो बाय द टाइम आई रीच होम एंड आई फिनिश एंड सेटल एवरीथिंग, अभी हम रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, अगले दिन की प्लानिंग करेंगे, हार्डली 10-15 मिनट्स आई विल बी अवेक, मैं सो जाऊंगा एकदम पीसफुली, और सुबह वही 6 बजे उठ के मेरे काम पे लग जाऊंगा, मीडिया वालों को परेशान करूंगा 6-6:30 से ही कि ये चीज़ है, इसको देखो, उसको देखो, वो करना है, ये करना है। तो ऐसे अभी तो फिलहाल नहीं होता है, पर हो सकता है आगे हो भी। रतन टाटा जी का मैंने देखा है, उन्होंने कई बार जिक्र किया है कि दैट लोनलीनेस गेट्स टू यू एट टाइम्स, बट सी अगेन दैट इज अ कॉन्शियस चॉइस आई एम मेकिंग, बिकॉज अभी मेरे पास जो लक्ष्य लेकर मैं चल रहा हूँ या जो मुझे करना है, उसके लिए मुझे डेडिकेटेडली फोकस्ड रहना पड़ेगा और उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब वो सैक्रिफाइस का अभी खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, हो सकता है आगे भुगतना पड़े। व्हेन यू फील लो, हु डू यू टॉक टू? आज की तारीख में अगर कभी यू आर नॉट गोइंग थ्रू अ गुड फेज या यू जस्ट वांट टू वेंट इट आउट, किससे आप बात करते हो ऐसे में? ऐसा मुझे जरूरत नहीं पड़ती, नहीं कभी भी नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए ये जो हम लोग मतलब आई थिंक वन हैज टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट वन इज डूइंग। कई बार मुझे पता है कि लोगों को लगता है कि जाके रेंट इट आउट, वेंट इट आउट, ऐसे तू मैं में बात निकल जाती है, किसी से झगड़ा हो गया या कुछ, तो उस समय पे निकल गया तो निकल गया, वो खत्म बात। फिर उसके बाद में जाके घर पे इतना सोचता नहीं हूँ। कोई फ्रेंड है आपका, कोई 1 AM फ्रेंड कहा जाता है या 2 AM फ्रेंड या कोई पुराना दोस्त? मेरे 1-2 AM फ्रेंड तो ऐसे नहीं है। हाँ, मेरे मित्र तो अच्छे हैं, मीडिया में कई सारे लोग हैं जो अच्छे मित्र बन चुके हैं, हाँ, जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग क्लोज है, जिनको मान लीजिए कि क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं इसमें, तो उनको समझ में भी आता है। एक चीज होती है कॉमन, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। एक चीज होती है कॉमन, एक होता है कि यार दिस पर्सन इज नॉट जजिंग मी, यहाँ पे आई कैन बी माई सेल्फ, यहाँ पे कोई मास्क नहीं, यहाँ कोई फसाड नहीं, आई कैन जस्ट बी कंप्लीटली माई सेल्फ। वैसे तो मैं विदाउट फिल्टर तो मतलब जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो तो ऐसे ही फिर भी व्हाटएवर, मतलब जस्ट बीइंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन। होते हैं ना भाई पुराने दोस्त, स्कूल के कोई दोस्त होते हैं। एक ऐसे था, मतलब आई यूज्ड टू हैव वन फ्रेंड ऑफ माइन, शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड, बट अब वो नहीं रहा। अच्छा, तो उसके बाद बस तो बेस्ट फ्रेंड्स ही थे, मोर देन फ्रेंड्स थे? अब वो छोड़ दीजिए। हाँ, पर वो एक समय पे था, हाँ, व्हेन आई वाज, मतलब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता तो तब नहीं था, उससे जस्ट पहले की बात है। पर उसके बाद वो चीज़ अब जो भी कारणों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई या जो भी चीज़ है, तो उसके बाद आई हैव नेवर फेल्ट द नीड टू कम्युनिकेट और टू लीन ऑन एनीबडी लाइक दैट। एंड जो भी है मैं उसको मतलब आई ट्राई टू फॉलो स्टोइसिज्म। अगर आप स्टोइक फिलोसफी से वाकिफ है, इंस्टाग्राम पे उसके कई पोस्ट आते रहते हैं, पढ़ा करो उसको। ये एक्चुअली स्टोइसिज्म महाभारत का भी बेसिस वही है। आई मीन अ लॉट ऑफ टीचिंग्स ऑफ श्री कृष्णा इज बेस्ड ऑन स्टोइक फिलोसफी, मतलब स्टोइक फिलोसफी इज बेस्ड ऑन श्री कृष्णा टीचिंग। मोमेंट में रहो, जो बीत गया उसको मतलब एक प्रकार से उस पर और व्यर्थ रोने का कोई मतलब नहीं। आगे को प्लानिंग कर करके कोई ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि there's so many dynamics. You can only give your best in the moment you are in. मैं उसी पर यकीन रखता हूँ। What is your spiritual outlook? जैसे आपने अभी एक बात कही, this is a spiritual thing कि भाई we believe in the power of now, जिसको कहा जाता है। Eckhart Tolle has written a wonderful book, and भगवद गीता में भी है कि भाई आज में जियो। आपका वैसे है क्या? Like what do you think? What is your view? Do you think कि there is after this life क्या होता है? Like what do you think happens really? मैं आफ्टर लाइफ, ठीक है, वो तो मुझे एग्जैक्टली मेरी फिलॉसफी उस पर डेवलप्ड नहीं है इतनी, पर मुझे जो लगता है कि यहाँ पे आपको एक कर्मा का साइकिल है जो आपको यहीं पे चुकाना, यहीं पे हो जाती है वो, आपको लगता है? आपके जो भी एक्शंस है उसका रेपरकशन आपको यहीं पे भुगतना है पहले। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये कई बार कॉन्ट्रडिक्टरी है, बिकॉज एक फिलॉसफी ये है कि जन्मों जन्मांतर का है भाई। व्हाई वर यू ब्लेस्ड विद सर्टेन थिंग्स व्हेन यू वर बोर्न, राइट? बिकॉज you've earned it through karma of different lives.
तो डू यू बिलीव रीइंकार्नेशन होता है, डू यू बिलीव इट कैरीज फॉरवर्ड, या आपका मानना यही हो जाता है? मुझे लगता है कि मतलब आई वुड से दैट आई डोंट नेसेसरली नॉट बिलीव इन रीइंकार्नेशन, बट मुझे ये भी लगता है, या मेरी जो फिलॉसफी दैट गाइड्स मी इज दैट कि कीप योर एक्शंस above board and keep it to a level which your conscience agrees, because after this life में कुछ हिसाब किताब होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। यहाँ पे उसका एक्शन का आपको रिएक्शन आज ही मतलब आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। हर कोई चीज का जो जैसे मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो भी इस पे बोला है इसका रिपरकशन जो भी होगा वो मुझे मिलना ही मिलना है। वो नेक्स्ट जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे आइडिया नहीं है। वो मतलब मेरा थॉट इतना उस पर डेवलप नहीं हुआ है, पर मुझे ये पता है कि, और मैंने जज देखा है मेरी जिंदगी में होते हुए कि मैंने 5 साल पहले कुछ चॉइस की, उसका इम्पैक्ट आज हो रहा है। 10 साल पहले कुछ किया, उसका इम्पैक्ट आज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि द चॉइस ऑफ वर्ड्स, द चॉइस ऑफ एक्शंस आई मेक, उसका मुझे अभी मतलब मिलता है रिजल्ट। सो देयरफॉर माय लर्निंग इन लाइफ इज कि जानबूझ के किसी को नेगेटिव नुकसान मत पहुंचाओ। डोंट बी मैलिशियस। ठीक है, कंपेटिटिव स्पेस है। हाँ। मैं डिबेट में जा रहा हूँ तो मैं डिबेट में जाके अभी किसी को माला तो नहीं पहना सकता ना ऑपोजिशन वाले को। आप जब ये बात कह रहे हो ना तो बड़ी हंसी आती है, बिकॉज आपके जो सुबह हम लोग देखते हैं ना ट्वीट्स, वो होता है इसको बुलडोज कर दिया, इसको क्लीनर्स पे ले गए, इसको खत्म कर दिया। क्यों करता हूँ? तो मैंने कहा यार मैं तो सुबह उठता ही वो मेरा काम है ना। वो मेरा, देखिए कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या बोला था? हाँ, कि भाई वो कजिन होंगे तुम्हारे, पर तुमको धर्म के लिए करना है, ये मेरा धर्म है। मैं अगर इसके प्रति नहीं करूंगा, मैं अगर मेरे सामने डिबेटर को वैंक्विश नहीं करूंगा, मतलब लिटरली नहीं, डिबेट में नहीं वैंक्विश करूंगा, देन मैं अपने पद के साथ जो मुझे जिम्मेदारी दी गई उसके साथ मैं अन्याय कर रहा हूं। तो मुझे करना ही है। डिबेट्स में जो टेंशन है ना, आपकी डिबेट्स हैव हाइटेंड टेंशन, ये तो बात आप माननी पड़ेगी। तो ये क्यों हुआ? मतलब आपकी डिबेट्स में जितनी टेंशन है उतनी मैंने किसी डिबेट्स में नहीं देखा। मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। मैं ऐसे नहीं जाता हूँ कि भाई डिबेट है कर ली हंसते खेलते। मैं पढ़ लिख के, प्रिपेयर करके, प्रीएम्प्ट करके, एंटिसिपेट करके, 500 चीजें देख के फैक्ट अपने लेकर जाता, तो वरना इतने फैक्ट कैसे निकाल सके? तो मैं इसको बड़ा सीरियसली लेता हूँ। मैं कोई भी चीज को, मैं हर चीज को, एग्जाम में भी मैं बहुत सीरियसली लेता था। तो मैं प्रिपेयर करके जाता था, छोटी से छोटी एग्जाम में भी प्रिपेयर करके जाता था। और इसमें व्हाट आई लैक इन टैलेंट आई मेक अप बाय हार्ड वर्क। ओके। जैसे मुझे पता है मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, तो मराठी स्पीकिंग ज़्यादा है हम लोग, या हमारी स्कूल कॉन्वेंट थी, इंग्लिश ज़्यादा था। हालांकि एसएससी हमारी जो बोर्ड थी स्कूल की, वहाँ पे हिंदी 5वीं से हमको सिखाई गई थी। फिर भी मेरी हिंदी सुन के लोगों को लगता है कि भाई इसकी हिंदी बहुत अच्छी है। उनको यकीन नहीं होता कि ये महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे की हिंदी अलग है। मेरी मदर को कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं इतनी अच्छी हिंदी बोलता हूँ। हमारे यहाँ पे तेरे को, मेरे को, हम तुमको और मुझको नहीं बोलते। वहाँ पे महाराष्ट्र तेरे को, मेरे को बोलते। तो जब मैं मेरी माँ से ऐसी बात करता हूँ कि तुमको या आपको, तो मेरी माँ भी अरे यार ये कौन सी हिंदी है? देखती हैं आपकी डिबेट्स, देखती हैं रेगुलरली? हाँ, देखती हैं। उनको मतलब ऑब्वियसली द डिबेट टाइम पे शी इज मोस्टली इन द मॉस्क। शी गोज टू प्रे, या उनकी कमेटी का, सोसाइटी का, या उनके मॉस्क का कुछ चलते रहता है, तो वो उसमें बिजी रहती है। पर कभी कभार डिबेट देख भी लेती हैं। फिर उनको झगड़ा होता है, जब तहसीन में मेरा झगड़ा होता है तो फोन करती है मुझे। क्या कहती हैं वो? बोलती है कि नहीं झगड़ा करना चाहिए। शी इज लाइक यूनाइटेड नेशंस, कोई सुनता नहीं उनकी बात। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि देखो मेरा धर्म है कि मैं बीजेपी को डिफेंड करूँ, टी तक डिफेंड करूँ। मैं उसमें ये नहीं देख सकता कि तहसीन आ गया तो अब मैं तहसीन को एक फैक्ट झूठ बोलने दूं। अब एक दिन तहसीन ने निर्मला सीतारमन जी के लिए कुछ ठीक नहीं बोला था, तो मैंने उसको फिर दिखा दिया उसको ठीक से। तो फिर मेरी मदर बड़ी अपसेट हुई, तो मैंने बोला आप बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या अपना काम ना करूं? फिर वो समझ गई वो। तो तहसीन भी जब आए थे ना यहाँ, तहसीन के साथ भी मैंने किया था, तो तहसीन कह रहे थे कि मदर इज वेरी प्राउड ऑफ यू, योर फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, बट शी स्टिल सपोर्ट्स कांग्रेस दिलो दिल। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। तो फिर तहसीन ने मुझसे कहा कि भाई हमारा तो पूरी फैमिली कांग्रेस सपोर्टर थी। मैंने कहा अब तो नहीं रही भाई, अब तो खून के कुछ कतरे उस तरफ चले गए। नहीं, वो कांग्रेस सपोर्टर हमारी फैमिली रही है, पर नॉट बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट मेनी पीपल थिंक। यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में मुस्लिम्स एंड स्पेशली माय कम्युनिटी हैव सपोर्टेड बीजेपी आल्सो, इवन बिफोर माय फॉरे इनटू बीजेपी।
हम लोग के यहाँ पे इतना वो वाला इशू नहीं होता जैसे कि अलग जगहों पे हम देखते हैं ना कि एकदम कट्टर सोच वाले लोग, वो हमारी कम्युनिटी में नहीं है। हमारी कम्युनिटी इज वेरी लिबरल कम्युनिटी। आपकी मदर, आपने अभी बताया मॉस्क में होती हैं जनरली, वो गणपति बहुत आगे बढ़कर मनाती है। तो हमारी है ना? सोसाइटी मुझे में जैसे जो बताया जहाँ पे हम लोग रहे बचपन में, हमारी सोसाइटी की कमेटी की वो मैनेजिंग वो थी, वो प्रेसिडेंट थी कमेटी की, तो उनका तो दायित्व था सिर्फ गणपति नहीं, पालकी भी। पालकी भी जो आती है ना, वरकरी जो हमारे जाते तुकाराम जी के लिए, जी। तो दैट इज वेरी बिग इन महाराष्ट्र। तो वो हमारे घर से गुजरते हुए, हम लोग के सोसाइटी से गुजरते हुए, तो हमारी सोसाइटी में उनको बुलाते थे, उनको बैठाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको पूरा जो खाना पीना जो भी उनका रेस्ट, फिर उसके बाद वो वरकरी आगे जाते थे। तो चाहे वो ये पालकी हो, चाहे वो गणेश जी का फेस्टिवल हो, हम लोग तो गणेश पंडाल के लिए हम लोग जाके चंदा इकट्ठा करते थे। अब बताओ, और मुस्लिम लड़का मुस्लिम के घर जाके बोलता था गणेश जी का पंडाल बिठाना, पैसा दो, तो वो देते भी थे। तो हमारे यहाँ पे वो इतना फैनेटिसिज्म था ही नहीं कभी। वो तो अभी आ रहा है, वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लोग जो ना एक सऊदी अरेबियन वहाबिज्म वाला जो वर्जन ऑफ इस्लाम है वो थोपने की कोशिश करते हैं। माय मदर, शी इज वेल एजुकेटेड पर्सन, शी हैज डन MSc. She studied in the years 70s. She must have studied 70s, late 70s. At that time, she never wore hijab and all. तो अभी देख के वो चौंक जाती है कि ऐसी कौन बेटियां जाती है पढ़ने के लिए। शी इज वेरी सरप्राइज। हमारे मॉस्क में भी कोई ऐसे ड्रेसअप करके नहीं, हिजाब पहन के कोई नहीं आता लड़कियां। एक इशू आपने भी जो उठाया, एंड विच वाज यू नो अ रेवलेशन ऑफ सॉर्ट्स टू मेनी, बिकॉज लोगों को पता नहीं था, वाज कास्ट विद इन मुस्लिम समाज। लोगों को पता ही नहीं था, लोग सोचते थे भाई कास्ट तो हिंदू ही में। कास्ट जैसे इट्स नॉट कास्ट टेक्निकली इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं अलाउ हो सकता, क्योंकि इस्लाम बिलीव्स इन एवरीवन इज इक्वल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ये जो इस्लाम का या कुरान पाक में लिखा गया है। पर प्रॉब्लम ये है कि आप धर्म बदल देते हो, परंतु जो आपके साथ सामाजिक रूप से लगा हुआ है वो आप नहीं बदल पाते हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग मुस्लिम बने, दे वर फ्रॉम द वेरियस कास्ट। जैसे मेरी जमादार था, हम लोग जमादार थे, हम लोगों ने कन्वर्ट किया। किस कारण से किया? देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस। फोर्स से किया है, लोभ से किया है, जो भी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर हम लोग को लगा कि भाई कन्वर्ट करेंगे तो वो जो स्टिग्मा है एक कास्ट से होने का वो हमसे हट जाएगा, पर वो ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जो लोग अपने आप को प्योर मानते हैं या जो अपने आप को अपर कास्ट ऐसे मानते हैं, उनका डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ तब भी चालू रहा जब इस्लाम में आ गए। कहने को तो ये कहते हैं कि कंधे से कंधा लगाओ, एक थाली से खाओ, क्या शिया क्या सुन्नी क्या ये क्या वो, पर डिस्क्रिमिनेशन तब भी जारी था। मतलब कि कोई अपने आप को सैयद समझता है, सैयद यहाँ पे अपर कास्ट की तरह, अशरफ। Technically it's a class. Yeah. So they think that they are higher than us. They think that they are pure Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली से है। बाकी सब हम लोग कन्वर्ट्स है। तो ये हमको बैठने नहीं देते, मस्जिद में जाने नहीं देते, बरियल ग्राउंड में जगह नहीं देते। मतलब वो बोलेगा कि मैं हिंदुओं के अपर कास्ट के साथ मैं रिलेशन रख सकता हूँ, पर तुम जैसे लोगों से नहीं रख सकता। तो पूरी जो मेजॉरिटी है, बीन अ वेरी बिग रेवलेशन शहजाद भाई, अगर मैं आपको बताऊं ना, आई मीन दिस इज समथिंग वी, आई बिलीव, जो आपने 2-3 चीजें हैं जिससे डिबेट्स देखने से जहां आंखें खुली, दिस हैज बीन वन ऑफ दिस। हाँ, एंड मैं 85% मुस्लिम्स इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, 85%। एंड मैं दंग रह गया ये जान के कि 400 मुस्लिम एमपीज जो आज तक इलेक्ट हुए हैं हमारे, ज्यादातर अशरफ सैयद, 350 से ज्यादा अशरफ। हाँ, पसमानदा को तो कभी अधिकार नहीं मिला। 85% में से कुछ नहीं, 80% ज्यादातर मुस्लिम लीडरशिप भी जो हुई है, ये ओवैसी और ये सारे लोग, ये सब अशरफ है, ये सब सैयद है। मैं तो कहता हूँ खुलेआम जी कि ये जो लोग बताते हैं ना कि हिंदू काफिर है, हिंदू हमारे दुश्मन है, ये कई सारे लोग गुट्टी पिलाते हैं मुस्लिम्स को। भारत में मुस्लिम का सबसे बड़ा दुश्मन तो ये सैयद समाज है, ये अशरफ है। ये क्योंकि जितना इसने हमें प्रताड़ना दी है उतना तो किसी और ने नहीं दी। हमें खतरा इनसे है, हमें खतरा हिंदू से है ही नहीं। हिंदू तो हमारी सिचुएशन में है, हम तो सब एक सिचुएशन में।
पर हमें डिस्क्रिमिनेट करने वाले ये लोग हैं। ये लोग पॉलिटिकल पावर कॉर्नर करते हैं, ये रिसोर्सेज कॉर्नर करते हैं, ये इकोनॉमिक पावर कॉर्नर करते हैं और हमें जगह नहीं देते। और फिर ये अपने इशू लाते हैं, इनको यूसीसी से प्रॉब्लम है, इनको चाहिए 3 तलाक, इनको चाहिए हलाला, ये सब चाहिए और हमारे नाम पे बिल फटता है। तो एक तो मुझे ये बताइए डिबेट का प्रोसेस आपका क्या रहता है जनरली, बिकॉज मैंने आपको अक्सर देखा हुआ है डिबेट से जस्ट पहले जब आप मिलते हो ना तो आप एक अलग व्यक्ति होते हो। यू आर लिटरली सीइंग थ्रू मी और मैं आपको हाय बोल रहा होता हूँ और आपको होश नहीं होती कि कहाँ कौन मिल रहा है, एंड डिबेट के जस्ट बाद आप आते हो और अच्छे से हम लोग बातचीत करते हैं। तो डिबेट का प्रोसेस प्रिपरेशन का, विच हैज बीन योर फेवरेट डिबेट आपकी? मैं भी बताऊंगा आपको जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, पर मैं जरा, एंड योर चैलेंजिंग डिबेट, कौन सी डिबेट पे आप जाके यार फंसे हो कि यार इस पे थोड़ा सा तो चैलेंज था? पहले तो आप ये बताओ, फिर मैं और आपसे इस पे चैलेंजिंग डिबेट। चैलेंजिंग मुझे चैलेंजिंग कोई डिबेट नहीं लगती। इनफैक्ट द टफर द एंकर आई एंजॉयड, प्रोवाइडेड एंकर इंटरप्ट ना करे। हमारे यहाँ पे क्या है ना कि जैसे एंकर को लगता है कि वो मुझे घेर नहीं पाया है, सवाल दोस्त ने $1 मिलियन का फेंका मेरी तरफ, पर मैं भी उसका बाप हूँ, मैं वो प्रीएम्प्ट करके आया था, तो मैं सवाल का जवाब मैंने पहले ही तैयार कर रखा था अपने मन में कि ये आएगा तो ये बोलूँगा, ये आएगा तो वो बोलूँगा, वहाँ आएगा तो यहाँ जाऊँगा। तो जब उसको ये नज़र में आता है कि ये मेरे सवाल में फंस नहीं रहा है तो इंटरप्शन शुरू कर देता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? जैसे इसमें से सबसे ब्लेटेंटली तो प्रीति चौधरी करती है। प्रीति चौधरी को लगता है बहुत तो कहीं चौधरी है, कह तो रही थी हरियाणा में मुझे दिख ही नहीं रहे हैं वोटर। उनको लगता है कि वो चौधरी है कहीं की, तो मुझे उनको लगेगा कि बहुत स्मार्ट सवाल पूछा। अब उनको पता नहीं कि मैंने ऐसे 500 सवाल गेम करके रखे हैं। गेम मतलब मेंटली गेम करके रखा है कि ये यही पूछा। दैट्स हाउ यू प्रिपेयर कि भाई यहाँ अगर फंसे तो ये सवाल आ सकता है, यहाँ आ सकता है। यू हैव अ लिस्ट। मतलब जैसे इफ यू सी एनी गुड बैट्समैन ही विल विजुअलाइज। जैसे आप सचिन का प्रोसेस देखो तो he puts on music, he's focused and I think what he must be doing is that he must be visualizing how he's going to play. So once the Australians had set a huge field for him in offside, so he only played leg side. So he will game those situations. I think all great batsmen do that situation, gaming ki what will your opponent do, because it's a contest, right? So it's not a speech. Speech is different preparation. Speech में तो मैं मजा करता हूँ, पर ये वाला जो है यहाँ पे एक वेरिएबल फैक्टर्स है। there's multiple panelists, interruption, time will be limited, you have to make the point, somebody might bring in something, so I have to game all those situations. तो and also some debates जहाँ आप स्लिपरी ग्राउंड पे होते हो, जैसे भाई नहीं मैं किसी भी डिबेट में स्लिपरी नहीं मानता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, स्लिपरी ग्राउंड नहीं बट मतलब मैं समझ गया कि बैकफुट पे इशू है, बैकफुट पे, जैसे नीट के टाइम पे हुआ था। But it was very honest. I think you handled it very well. You were very honest कि भाई जो हुआ है we'll make amends and look how the government bounced back after that. Correct. कितने अच्छे से पेपर्स हुए। तो ऐसे इश्यूज पे होता है कि यार आज फंसे हुए हैं थोड़ा सा। नहीं देखिए इसमें ये है ना कि there are two ways of dealing with it. One is कि एक तो arrogance को bare minimum पे रखो. The moment you keep your arrogance at bare minimum, and मैं तो फिर भी excite हो जाता हूँ कि मेरे में मुझे अभी भी कंट्रोल करना है कि अगर लेस एक्साइटेड हो जाओ और लेस एरोगेंट रहो तो देन इवन इफ इट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक जिस पे आपकी पार्टी बैकफुट पे है या आप बैकफुट पे है, तब भी आप मैनेज नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि पीपल आर नॉट सीइंग जस्ट योर आंसर्स, दे आर सीइंग योर एटीट्यूड। डिबेट पे आंसर से ज्यादा एटीट्यूड देख रहे हैं। Whose attitude do you really like? And don't give सुधांशु त्रिवेदी जी, because मुझे पता है आप उन्हीं का नाम लेते हो, तो हमें पता ही है वो लीग से ऊपर निकल चुके हैं। बट बिसाइड्स सुधांशु जी और 2-3 मुझे स्पोक्स पर्सन्स बताइए, कुड बी फ्रॉम एनी पार्टी ऑल्सो, जिनको आपको लगता है यार ये बड़ा बैलेंस्ड एटीट्यूड भी रखते हैं, दे आर हम्बल एंड दे आर ऑनेस्ट एंड दे डू सम रिसर्च। किसका आपको ऐसा लगा? 2-3 सब एक साथ, कोई 2-3 स्पोक्स पर्सन जिनको आपको अच्छे लगे हों कि भाई ये अच्छा बोलते हैं, अच्छी तैयारी से आते हैं, एटीट्यूड चाहे आपकी पार्टी के हो चाहे किसी और पार्टी के हो। तो मुझे लगता है कि एटीट्यूड वाइज और रिसर्च तो हालांकि बहुत कम लोग करके आते हैं डिबेट में। एटीट्यूड वाइज मुझे जैसे नलिन कोहली का एटीट्यूड इज गुड, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड ही डजंट गेट रैटल्ड इजीली बिकॉज़ ही इज ओल्ड हैंड आल्सो। तो अगर आप देखो तो वो एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देंगे एटीट्यूड वाइज, तो दैट इज अ गुड एटीट्यूड टू हैव।
फिर आजकल वो डिबेट कम करते हैं, पर मुझे जैसे एटीट्यूड वाइज कांग्रेस में ये अभिषेक सिंघवी का भी अच्छा लगता था. ही इज गॉट अ वे ऑफ विट से बाहर निकलना rather than lose your anger on somebody in just in debates. Now he doesn't do debates. So that I think is one more. And thirdly I would say भाटी जी, बट समटाइम्स राजकुमार भाटी जी भी मतलब अपना वो खो देते हैं. समटाइम्स ही इज इन अ गुड मूड, देन ही इज ओके, बट समटाइम्स जैसे आज लास्ट 3-4 डिबेट्स में वो बड़ा इंटरप्ट कर रहे थे मुझे बिना मतलब के. तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों. तो वो है. हाँ, मेरे एक दोस्त है जो मुझे पसंद है, मेरा मित्र है राजेश गुप्ता, पर वो मेरे साथ डिबेट ठीक करते हैं, वैसे भड़क जाते हैं. दूसरों के साथ भड़क जाते हैं, मेरे साथ डिबेट ठीक चलती है उनकी. वो और संजीव झा दोनों. संजीव झा बुराई का एमएलए है, और राजेश गुप्ता का मैं कॉन्स्टिट्यूंसी भूल गया, आम आदमी पार्टी से ही है. ये दोनों मेरे अच्छे मित्र भी है, तो हमारी डिबेट ठीक ठाक चल जाती है. वो उनको पता है कि मैं पर्सनल नहीं हूँगा, मैं उनको फैक्ट तो पूरा उनको एक्सपोज करता हूँ, राजेश गुप्ता को और संजीव झा को भी. उसकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी जाके मैंने एक्सपोज किया था बुराड़ी में क्या क्या है. तो पर वो पर्सनल नहीं होता, मैं भी उनसे पर्सनल नहीं होता, तो वैसे ठीक चलते हैं. एंड विच हैज बीन योर बेस्ट डिबेट जो आपको लगी हो कि भाई इस डिबेट में मैंने रियली में कायदे के लंबे छक्के मारे हैं? कोई 1-2 डिबेट्स व्हिच यू आर वेरी प्राउड ऑफ, यू लुक बैक ऑन. मुझे याद आ रहा है कि एक मतलब नॉट बिकॉज ऑफ माई फैक्ट बट बिकॉज ऑफ द विटीनेस ऑफ द आंसर, एक राजदीप की डिबेट थी. और मतलब वो एक अच्छी डिबेट ये थी कि उसमें इट वाज नॉट अ फैक्चुअल, मतलब ऐसा कोई बड़ा फैक्ट नहीं था, पर व्हेन देवेंद्र फडणवीस जी बिकेम द डेप्यूटी सीएम, तो राजदीप ने मुझे बोला, बट मिस्टर पूनावाला, टिल यस्टरडे फडणवीस वाज सीएम एंड नाउ ही इज डेप्यूटी सीएम, surely he has, it's a step down, मिस्टर पूनावाला. तो मैंने बोला, राजदीप जी आप पहले CNN न्यूज़ 18 में एडिटर इन चीफ थे, आज आप कंसल्टिंग एडिटर हो, क्या आपके सम्मान में कमी आई है? वो क्या बोले मुझे एक ये वाली और एक फिर राजदीप ने वो बात फडणवीस को बोली थी. फडणवीस आए थे कोइंसिडेंटली, आई वाज इन महाराष्ट्र सदन एंड राजदीप हैड आल्सो कम टू मीट फडणवीस ओनली, आई थिंक, और समबडी. तो उन्होंने फडणवीस जी को ये बात बोली मेरे सामने कि अरे देखो ये टाइगर ने वो मुझे, उनका और मेरा लव हेट रिलेशनशिप है. वो कभी मुझे एवरग्रीन स्पोक्सपर्सन टाइगर बोलेंगे, कभी ट्रोल बना देंगे, कभी टाइगर बना देंगे, कभी ट्रोल बना देंगे. पर आपने इंटर्नशिप करी थी उसके अंदर ना, तो सबसे अब में बड़ा अजीब लगता होगा उनको भी कि भाई ये जो ही मस्ट बी फीलिंग अजीब. मुझे तो नहीं लगता. अरे ये तो कल चिकलेट्स चबाते थे और आज देखो मुझे. मैंने भी उसका जवाब दे दिया. मैंने बोला हाँ, मैंने चिकलेट, जब तुम जर्नलिज्म करने के बदले कुछ और करते तो मैं चिकलेट चबा रहा था, अब मैं चिकलेट को चबा के थूक देता हूँ. तो राजदीप के सिवाय भी देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टेंसेस जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे. आपको बताता हूँ मैं एक, आप जो ये निकालते हो ना बात पे, तो सब लोग एमुलेट कर रहे हैं. हाँ, तो इस पे बोला था सपा वाले ने कि ये अभी निकाल लेंगे, देखना अभी निकाल सपा नहीं, आरजेडी ने बोला था. क्या बोला था उसने? आरजेडी ने बोला था कि ये टैबलेट लेकर आए हैं, टैबलेट लेकर आए. तो मतलब टैबलेट नहीं तो लालटेन निकालू क्या? एक ये था. एक इसी में किसी ने बोला था कि ये बात पे निकाल ले, तो आपने कहा भाई आपके यहाँ प्रथा है फिरौती मांगने की, हमारे यहाँ प्रथा है फैक्स देने की. क्या था? मैं वो कुछ था. मुझे आरजेडी वाला याद है, मृत्युंजय तिवारी मुझे बार बार टोकते हैं कि बोलते हैं कि टैबलेट. नहीं, मुझे अब याद आया. उसने कहा ये बात पे आपका जो है आईपैड दिखाते हैं, बात पे आईपैड दिखाते हैं. तो आपने कहा भाई आप लोग बात पे कट्टा दिखाते थे, हम बात पे आईपैड दिखाते हैं, है ना? आप कट्टा दिखाओ, फिर वो कहते हैं जवाब दो. तो आपने कहा भाई हम जवाब आप फिरौती मांगते थे. हाँ, ये आज तक की डिबेट थी. ये दिस वेंट क्रेजी वायरल. मुझे अभी तक याद है. तो Do you preempt हाँ, मुझे ये याद आया मैंने आपको? बोला था ऑडियंस बेस्ड था उसमें, तो है ना ऐसे निकल क्या, समटाइम्स आई हैव टू पुट अ फिल्टर, क्योंकि पता नहीं उत्साह में क्या निकल जाए. पर एक दिन वो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा था. तो उसने बोला जवाब दो और जानबूझ के वाज इंटरप्टिंग बिफोर आई कुड गिव द जवाब. तो मैंने बोला अंजना जी अच्छी बात है ना, देखिए पहले फिरौती मांगते थे, जवाब मांग रहे हैं. वही. तो एक दिन एकदम से ये निकलते हैं, या यू हैव सम आइडिया कि कुछ इस टाइप की बात होती है? ये वाला तो स्पॉन्टेनियस. और प्रॉब्लम ये है कि मेरी स्पॉन्टेनिटी
unchecked can be a problem also. That's why I have to make sure. देखो, जैसे I don't want to hurt anybody. It may sound funny in my head. जैसे एक बार अंजना जी ने मुझे पूछा था, ये गुजरात चुनाव के टाइम पे, she asked the audience कि कितने लोगों को पता है गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल बने थे, हमने चेंज किया था ना रूपानी जी जी। तो मुझे बोल रहे कि देखो पूनावाला, तुम्हारे सीएम का नाम तक नहीं जानते लोग, ऐसे बदलते रहिए सीएम। तो और मोदी के नाम पे आप लड़ोगे। तो मैंने बोला अंजना जी, आपका शो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है, 6 PM के आप एंकर है, प्रोमो बनते तो आपके नाम से बनते हैं, एंकर तो बहुत सारे हैं, आप अंजना जी के अलावा कौन से एंकर का नाम जानते हैं? बताओ ऑडियंस। कोई नहीं बता पाया। तो मैंने बोला कि अंजना जी का ही नाम जानते हो ना? तो वैसे हमारी पार्टी में हमारे नाम से नहीं, हमारे काम से जानते हैं हमको। हमारा काम देखो आप, नाम मत देखो। जैसे आज तक का टीआरपी देखते हो ना, चाहे एंकर का नाम नहीं पूछते, तो बोले क्या, मैंने प्रशंसा भी की और मैंने उनको जवाब भी दे दिया। तो ये तो ऐसे निकलता है। some good moments है। ये मोमेंट्स, एक मोमेंट था जो सबसे ज्यादा आज भी वायरल हो रहा है। कौन सा? वो तो मानक के शो का, हाँ, मेरी माँ का बर्थडे है, मेरी माँ का बर्थडे है, ये खंडन कर देगी क्या? कैसे खंडन करेगी? मेरी माँ का बर्थडे। उस महिला का तो आपने नाम बदल दिया है, क्या है अब? सुल्ताना। सुल्ताना। उसने बोला था कि हाँ, हरियाणा में हाँ, मानक जी इनकी 20 से ज्यादा सीटें आ जाएगी तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। तो जब वो मुझे डिबेट में मिली, मैंने बोला क्या नाम रखना है? सुल्ताना रखना है। सुल्ताना कोई खराब नाम नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा नाम है, नेक नाम है। तो फिर एनीवे, फिर कई सारे मैंने लोगों को बोला था आप कमेंट करो, तो फिर उन्होंने ये देखे ऐसे ये नहीं करना चाहिए, जलेबी बाय और ये सब, ये क्या है? ये कोई अच्छी चीज थोड़ी होती है ट्वीट करने की। कई लोगों ने जलेबी ट्वीट किया। मैंने बोला मरवा हो गया। मैंने बोला आई डोंट एंडोर्स दिस, तो उसको रीट्वीट करके मैंने बोला कि आई डोंट एंडोर्स, जलेबी बाय तो नहीं रखना है। सुल्ताना ठीक है, सुल्ताना तो नॉर्मल नेम है। तो व्हाट्स योर फेवरेट शो? अगर मैं बोलूं, यू बीन ऑन सो मेनी शोज, अभी आप अंजना जी के शो की बात कर रहे थे, यू हैड सच ग्रेट मोमेंट्स अक्रॉस सो मेनी शोज, रूबिका शोज यू हैड गुड मोमेंट्स, नाविका जी, सो मेनी। हिंदी में पहले बताइए आप, जिसपे आपके हिसाब से डिबेट बहुत अच्छी होती है, ओपिनियन शो नहीं, डिबेट शो बताइए। अंजना, यू लाइक दैट शो? चित्रा के साथ एबीपी, मुझे एबीपी के साथ मेरा कुछ है, तो एबीपी पे डिबेट नहीं होती मेरी। अच्छा। 5 बजे की, पता नहीं क्यों। एनीवेज, उनका है इशू, मुझे तो कोई इशू नहीं है। अंजना उनका तो शो, क्योंकि मैं चित्रा के साथ कर नहीं सकता। चित्रा जब तक आज तक में थी तब तक होती थी डिबेट, पर अब नहीं होती क्योंकि वो एबीपी चली गई, तो अंजना के साथ। And Anjana ji is pretty fair in the sense, she is very fair. मतलब she comes hard on she BJP. She takes no nonsense from anybody. She takes no prisoners and she has a great presence of mind. And especially with audience-based shows and all, she's very good. तो हिंदी में उनका शो पसंद है मुझे। इंग्लिश में कौन सा पसंद है आपको? इंग्लिश में टफ है, मतलब I have so many options, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि each person something different is there. जैसे प्रणेश का शो है, प्रणेश के शो में क्या है कि प्रणेश के शो में तो एक तो मुझे हंसी कंट्रोल करने वाली बात होती है, बहुत चल रहा है इधर। प्रणेश शोज हैज रियली पिक्ड अप। हाँ, प्रणेश का शो बहुत अच्छा चलता है 8 बजे, और प्रणेश के शो से हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग हैं, उनकी क्रिएटिविटी और उभार ले लेती है क्लिप्स बन के, और वो क्लिप ऐसी बनाते हैं कि मतलब एकदम शॉर्ट पॉइंट ब्लैंक कर दे। तो वो एक है, प्रणेश इज टू ह्यूमरस, फनी है, वेरी आर्टिकुलेट, ही इज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो उनके शो पे बोलने से ज्यादा हंसने में ज्यादा मजा आता है। हर बात पे पकड़ता है वो। उसने कहा मेरी एको फिक्स कर दीजिए, उसने कहा एको तो कर देंगे, एको सिस्टम का क्या करेंगे आपके। फिर दूसरा मुझे नाविका का शो, तो ऑब्वियसली नाविका इज लाइक, मतलब ऐसा है ना कि उनके शो में यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कीप योर पॉइंट ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो दैट इट्स गोइंग टू बी अ फन एंड नाइस एटमॉस्फेयर। और फिर अर्नब का शो है, अर्नब के शो में ये है कि अर्नब में के शो में कंपटीशन इज नॉट जस्ट कि आपको राइवल प्रवक्ता को ये करना है, बट इन द टाइम दैट अर्नब हिमसेल्फ has so many things to say and facts at his disposal. So to get that one moment to put your word in and then to make it viral, you have to. And when you are on Arnab's show, मुझे हमेशा लगता है we are all living in Arnab's world. But I'll tell you, see, you have to, like, Arnab is, he is very good at his craft. Yeah, superb. He's very intelligent, very sharp, very bright. He knows how to catch your words. So you have to be so good in Arnab's show
that you have to bring in something that changes the game of the debate. And that's when you can score your point in Arnab's show. And I remember एक शो में क्या हुआ, एक तुम तो थे रोमेश सबरवाल. You have to know how to make it. आपके कितने फैंस हैं, चाहने वाले कितने? एक रोमेश सबरवाल हैं, एक सुल्ताना जी हैं, एक आपके ये टोनी कक्कड़ भी है. ये आपका फेवरेट कौन है इनमें से, ये बता दीजिए. Who is your favorite out of all of these? You've got so much love from all of them. See, I genuinely think that Supriya is good on facts sometimes, but she is sometimes. Her problem is her arrogance and her she loses attitude. She loses her it. attitude and her arrogance is the problem. Priyanka Kakkad, after that 5,000 crores के कपड़े भाई, तो she lies a lot. और रोमेश जी का तो मुझे डर लगता है. कक्कड़ की प्रॉब्लम ये है कि उसको लगता है उसके झूठ सच है. मतलब एक तो ये है कि आपको एक तो ये है कि आपको पता है आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तो यू हैव अ रियलिटी चेक, क्या झूठ बोल रहे हो. वो भूल चुकी उनको उनका झूठ पे यकीन है और कायदे से यकीन है. 2 मिनट पहले ही उनको ये झूठ पता चला, पर वो कायदे से झूठ बोल. रोमेश सबरवाल तो ये हैप्पी गो लकी पर्सन, वो तो सिर्फ हैप्पी तो नहीं लगते मुझे, लगता है हर आदमी उनसे फोन पे भी बोल रहा है कि भाई एम्बुलेंस रेडी रखो. पैरामेडिक्स की बात की थी, पैरामेडिक्स की बात करी. ही इज टेलिंग अस कि he goes for meditation. हम दोनों हंस पड़े थे कि मेडिटेशन की बात रोमेश सबरवाल कर रहे हैं. तो मैंने पूछा बैंकॉक रख पे हाथ रख दिया भाई. बैंकॉक से क्या हो जाता है इन सबको? आलोक शर्मा राजपूत को भी हो गया था किसी पे, या आलोक शर्मा एक दिन चर्चा चल रही थी कि मोदी जी गए थे चुनाव के बाद, वो या शायद ये मेडिटेशन करने गए थे, या वो उनका वो चल रहा था राम मंदिर की जो इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्होंने वो संकल्प लिया था, उन्होंने जो अनुष्ठान किए थे, तो उसके बीच में वो गए थे अलग अलग जगहों पे, तो उस पर चर्चा चल रही थी. तो मैंने बोला भाई ये तो बेहतर ना बैंकॉक जाने से अच्छा. तो बैंकॉक पे वो भड़क गया, नहीं बैंकॉक में ऐसा क्या होता. मैंने बोला बैंकॉक में कुछ नहीं होता, आप क्यों बैंकॉक में भड़क. फिर वो अनुराग मुस्कान ने बोला राहुल गांधी बैंकॉक जाते हैं, आप क्यों भड़क रहे. तो वो तो एकदम आउट ऑफ लिमिट ही हो गया था. फिर तो शहजाद जी बहुत सवाल आए ट्विटर पे, मैं जरा जल्दी आपसे कुछ सवाल लेना चाहूंगा. सम वेरी इंटरेस्टिंग हैंडल्स हैव आस्क्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे पर एक सेकंड, मैंने आपको एक चीज बताया कि मुझे ऐश्वर्या का शो भी बड़ा पसंद है. हिंदी में मैं भूल गया. अच्छा. See, all of them are my friends only. सुचरिता का भी शो बढ़िया है. सुचरिता का तो बहुत अच्छा. सुचरिता is very good. She is very good in both the languages. That's the most brilliant aspect of hers. और ऐश्वर्या का शो, मतलब ऐश्वर्या का शो ये है कि पूरी देश में लोग सोच रहे हैं शर्मा कौन है, गरिमा कौन है. शर्मा टू विंडो बोले शर्मा. ये ऐसे तो आधा टाइम उसका जो कॉन्वर्सेशन बिहाइंड द सीन्स वाले लोगों ये जो रोहित शेट्टी सिनेमा है, मैं आपको बताऊं, रोहित शेट्टी में आपने अगर कैरेक्टर्स देखे हो, अगर आपको और टीवी देखने का मौका मिलता है, उसमें वो कैमरा देख के फोर्थ वॉल तोड़ देते हैं. अरे आ जाओ क्या कर रहे हो. तो वो वाला ले आया. He has broken the fourth wall in it. वैसे do you get time to watch movies and other things? When was the last time you saw a movie in a theater? I think वैक्सीन वॉर या कश्मीर फाइल, यही वो वाली सारी फिल्म नहीं देखी. वो भी और a bit of वो केरला स्टोरी, मतलब वो भी नॉलेज बेस्ड या यही वाला. जैसे मैं साबरमती वाली की स्क्रीनिंग में नहीं जा पाया तो साबरमती देख ली. बट वैसे you used to watch movies, कभी भी were you? इतना शौक नहीं था. My favorite movie has been like Schindler's List. Okay, so it was always historic or something related. कभी हाँ कभी ना used to be a good favorite. तो वो देखा मैंने. उसमें मतलब that movie is a good movie. But ऐसे में I never had shock of watching कि देखना ही है Avengers and this and that multi universe. मुझे समझ में भी नहीं आता ये सब. जब लोग बात करते हैं ना ये सब, X-Men तो फिर भी मैंने थोड़ी बहुत देखी तो समझ में आ गया. Because हिंदी कोर बॉलीवुड फिल्म्स जो रही हैं हमेशा से यहाँ पे, नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट, कोई खास इंटरेस्ट कभी नहीं. गानों में है पर फिल्मों में नॉट इन. कुछ सवाल अब लेते हैं शहजाद जी. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय वेदा साहित्य मूर्ति @साहित्य वेदा. ओके. अनबिलीवेबल अकाउंट है वैसे. अरे ये अनबिलीवेबल अकाउंट है. शी इज एन amazing right wing voice. आप देखना इसको. She trolls all these Supriyas and all like bloody hell. So question is, have baseless allegations and hit and run politics become a trend lately? From claims about Modi ji's 2,000 crore bungalow, shouldn't this kind of unfounded rhetoric stop? I think that's
you pretty much answered this. Particularly आप making such accusation while BJP keeps disproving them. मैं इसको ऐड करूंगा एक चीज. Don't you think anchors जब debates चल रही होती है, it should be their responsibility to fact check also, because when anchors behave कि अच्छा this one is saying this, this one is saying this, the viewer should know बॉस सच क्या है. ये आपको नहीं लगता बहुत जरूरी है आज की डेट में एंकर्स का फैक्ट चेक करना? It should be, and that can only happen if the anchor does that much background work, research, hard work. पहली बात. दूसरी बात, the anchor should be allowed the space. अगर मान लो कि चैनल को विज्ञापन मिल रहा है और विज्ञापन का दबाव है, वहां पे उसको एंकर को ही बोला जा रहा है कि इससे सॉफ्ट होना है, इसको नहीं बोलना है, तो क्या बोलेंगे आम आदमी पार्टी को? और तीसरा ये है कि मैं तो सोचता हूँ कि सी द डिबेट क्वालिटी हैज कम डाउन अ लॉट. एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल. दे डोंट नीड 7 पैनलिस्ट. मैं तो हमेशा इनसे प्लीड करता हूँ कि भाई 2 पैनलिस्ट बुलाओ, आधे घंटे की डिस्कशन कराओ, इन डेप्थ डिस्कशन कराओ. So I really like Padmaja's show. Padmaja is very specific. That's like 4 people. Yeah, she does not go and for. it's a 1 hour show. उसका mindset थोड़ा सा ये है ना कि she does not want noise, she wants substance. Yeah. Substance. So she does make an effort. अड़ी में जो भी TV9 पे शुरू. मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ, ये है @Babu Mushai. Is the central government really serious about weeding out illegal Bangladeshi and Rohingyas? इसका कहना है आगे, I'm just quoting him, even in BJP governed states there are many who live and roam free, yet cops are not able to identify, the common man can see them on a daily basis. ये एक बात दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में भी आती है, जो रोहिंग्यास की इन्होंने सेवा करी है इस गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने. अमानतुल्लाह का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. वीडियोस भी चलाए थे. इस पे बार बार लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है रोहिंग्या के मुद्दे. सेंट्रल गवर्नमेंट जब पहली बार मोदी जी की सरकार बनी 2000, पहले तो ये रोहिंग्या कोई अभी 14 के बाद नहीं आया है. रोहिंग्यास हैव कम इन 2008 2009. तब हमारे पोरस बॉर्डर्स थे, मोस्ट ऑफ इट. अभी तो बॉर्डर फेंसिंग काफी हद तक 80% हो चुकी है. Even then there are problem areas in Bengal because Mamata Banerjee does not cooperate. She is in fact charging BSF. दूसरी बात ये है कि ये रोहिंग्या जहाँ पे थे, इनको पहले तो इंटरनल और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित किया गया था 2016-17 में. ये बीजेपी सरकार ने किया. फिर उनको आइडेंटिफाई करके, see there's a process, you can't like round them up and throw them into the ocean ना. You have to follow the law also. तो लॉ है, आइडेंटिफाई करो, फिर उनको एक डिटेंशन सेंटर में रख के फिर उनको डिपोर्ट करना है. डिपोर्टेशन प्रोसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था. ये प्रशांत भूषण went to the court. चलो, even if they were not being deported or there's a larger procedure to be followed to deport them, they could be kept in detention center, which BJP governments do round them up and put them in detention centers etc. But जैसे इनको detention center में रखा जाता है, तो ये आम आदमी पार्टी and all these parties have been facilitating them. और illegally जहाँ पे ये रहते हैं सरकारी जमीन पे, तब उनको हटाया जाता है. तो ये जाके अमातुल्ला खान ने जब यूपी की जमीन पे थे, उनको हटाया योगी जी ने, तो जाके राशन दे दिया, पावर कनेक्शन दे दिया, 10,000 रुपए दे दिए. दे वर प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड फूड ड्यूरिंग कोविड टू देम. तो एक तरफ तो आप बोलते हो कि भाई, you think that will be a very big thing because इनका वोटर कार्ड बनना एंड सब कुछ नहीं, बिल्कुल है. दे हैव डन इट इन अ ह्यूज वे. एंड अब जैसे मतलब इनका डिलीशन होता है, प्रोसीजर से होता है, तो ये लोग बिलबिलाते हैं. अब इसी चक्कर में आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है. उसमें उन्होंने मतलब, सॉरी लेट इन द डिबेट बट लेट मी क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है. पूर्वांचलियों को पता चलना चाहिए कि रोहिंग्याओं को बचाने के लिए ये आदमी किस लेवल पे गिर सकता है. ये आदमी कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है. जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग. यूपी बिहार से फर्जी वोट बन रहे हैं. अब ये इस आदमी ने पहले भी इस प्रकार की बातें बोली है. बिहारीज हिच अ राइड फॉर 500 एंड टेक फ्री ट्रीटमेंट ऑफ 5 लाख. बिहारियों को गाली देना, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देना, ये डीएमके ने भी किया था, याद है आपको? टॉयलेट क्लीनर होते हैं. तो पूर्वांचलियों को गाली देते हो, रोहिंग्याओं को दामाद बनाने का काम बहुत आया. इस पे कई क्वेश्चन आया, आपने यू क्लब्ड इट जो इस पे आया. एक और सवाल आया है @thatjitterbug का. शहजाद जी, रैंक दीज स्पोक्सपर्सन्स इन टर्म्स ऑफ डिसकर्टसी शोन ड्यूरिंग डिबेट्स, वन बीइंग द वर्स्ट. सुप्रिया श्रीनेत, आशुतोष, प्रियंका कक्कड़, अनुराग भदौड़िया,
आलोक शर्मा एंड राजदीप सारदेसाई। राजदीप सारदेसाई को भी इन्होंने कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की कैटेगरी में डाल दिया। Who has been the worst to जो है tough discuss? competition between Supriya and Priyanka Kakkad. So either of them could be at number one. And what about Ashutosh ji? I come to that. So I would say Priyanka Kakkad number one, Okay. Supriya number two. हाँ, और क्या थे ऑप्शन? राजदीप, आशुतोष एंड दानिश कुरैशी है शायद एक। दानिश को नहीं, आलोक शर्मा। आलोक शर्मा, अनुराग भदौड़िया। अनुराग भदौरिया on a bad day can be number 3. Alok Sharma number 4. Ashutosh number 5 and Rajdeep would be last in that. Rajdeep also, see, it depends on how you, on what kind of day they are also having. So obviously because you have clubbed them with people like Supriya and Priyanka, then obviously Ashutosh will go down in that ranking. Ashutosh मेरे सामने कुछ बोल नहीं पाता आजकल, वो सिर्फ यही बोलता है कि शहजाद इज दिस, शहजाद इज दैट, पर ही हैज नो कोजेंट आंसर्स। बायस्ड है। उसको अभी 2-3 दिन पहले मैंने ट्रीटमेंट दिया था। ही वाज टॉकिंग अबाउट विमेन। राजदीप नहीं, आशुतोष। हाँ, आशुतोष बोल रहा था रमेश बिदुड़ी जी के बारे में। मैंने बोला भाई बिदुड़ी जी ने जो भी बोला उन्होंने बोल दिया कि खेद प्रकट करता हूँ। तुमने तो संदीप कुमार को डिफेंड किया था ब्लॉग लिखकर, एंड ही कंपेयर्ड संदीप कुमार, एनडीटीवी पे लिखा था। हाँ, राशन कार्ड बनाने के उसने ही हैड कंपेयर्ड टू महात्मा गांधी। ओह गॉड। उसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं ये वैसे प्रॉब्लम क्या है? जैसे आशुतोष जी हो गए, संजय झा हो गए, ये पार्टी से निकाल दिए गए। दे हैड अ रफ शेयर वहां पर, इतना हो गया। संजय झा को तो अभी सस्पेंडेड, उसका सस्पेंशन ना एक्सेप्ट ना रिजेक्ट ना कुछ नहीं, सस्पेंडेड है। डेली लड़ते हैं वो उस पार्टी के लिए जिन्होंने उनके साथ इतना बुरा किया। हाँ बिल्कुल। ये क्या है? ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है। सिंड्रोम ही है बिल्कुल। या पहला प्यार जो होता है ना कि भाई पहला प्यार बिट्रे भी कर दे, वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन है। वन साइडेड ही है बिल्कुल। हाँ, तो पहली मोहब्बत अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है उनकी। 2-3 और सवाल हैं शहजाद जी। आई थिंक देयर हेट्रेड फॉर मोदी एंड बीजेपी far exceeds the humiliation they have got from their own party. So one question is that amongst right wingers, there are 4 names they've given. Who do you think has contributed the most? वैसे all have contributed in their own way. आनंद रंगनाथन, अजीत भारती, विक्रम संपत, जय साई दीपक। इनमें से आपका किनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा देखते हो इन बिल्डिंग अ राइट विंग नैरेटिव? इंटेलेक्चुअली अगर बात करें तो देन आई वुड से विक्रम संपत। एंड क्लास नैरेटिव की बात करें, क्लास नैरेटिव तो आनंद रंगनाथन, पर मास नैरेटिव की बात करें तो अजीत भारती। अजीत भारती also has a very visceral way of reaching out, you know, बहुत and daily। बात स्थान विशेष को छू जाती है। हाँ, मतलब फेवरेट शब्द स्थान विशेष। हाँ, और डेली करते हैं। मैं स्थान विशेष मतलब दिल। हाँ, और कोई स्थान विशेष नहीं। तो कुछ सवाल और हैं शहजाद जी। एक है टिकट ब्लैकिया या मिस्टर हैंडसम, ज्यादा बड़ा फ्रॉड कौन है? टिकट ब्लैकिया। ये पक्का है? पक्का 200%। हाँ 200%। दोनों जेल की हवा तो दोनों काट आए हैं। हाँ, पर वापस जाएंगे जेल? लग क्या रहा है आपको ये? देखिए वो तो उनके कर्म और कोर्ट डिसाइड केस में है दम। केस में बिल्कुल दम है। हाँ, ऐसे किसी को क्लीन चिट थोड़ी हर जगह जाके क्या बोल रहे हैं दोनों, टिकट ब्लैकिया भी और ये भी, कि भाई देखो अगर दम होता तो हम अंदर होते, हम आप बाहर आ गए। देखिए बेल तो राइट है, और किसी चीफ मिनिस्टर को इस कंडीशन के साथ कभी बेल मिली है कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते? अगर कुछ नहीं होता तो केस कॉश कर देते ना। देखिए ये क्या ना, ये मीडिया में वन वे कम्युनिकेशन का एडवांटेज लेते हैं। इनसे एक कॉमन मैन से आप पूछे, कॉमन मैन भी आपको बोलेगा कि भाई अगर कुछ नहीं होता तो केस तो खत्म हो जाता, केस चालू क्यों है? एक क्वेश्चन इस पे मेरा और भी आता है, जो कि मेरे हिसाब से इस पे और गहर ढंग से बात होनी चाहिए, कि केजरीवाल कह रहे हैं वोट मेरे पे है, ठीक, फिर लाएंगे केजरीवाल। कहाँ लाएंगे? वो सीएम ऑफिस घुस नहीं सकते, नहीं साइन नहीं ही कैन नॉट एंटर द सीएम ऑफिस। तो ये किस तरह से सीएम बन जाएंगे जो ये बात झूठ फैला रहे हैं और ये मीडिया कर भी नहीं रहा? दिस मैन कैन पॉसिबली नॉट बी सीएम। He can unless he violates the Supreme Court condition. Exactly. और unless exactly. But how can he preempt कि Supreme Court उसको रिलीफ दे देगा? Exactly. अगर मान लीजिए जीत भी गया, मान लीजिए नहीं जीतने वाला है,
आधा मत काटना। हाँ मान लीजिए कि अगर 1 सेकंड के लिए, तो भाई ये आपने प्रिज्यूम कैसे कर लिया कि सीएम आपके ऊपर कंडीशन, वो सुप्रीम कोर्ट कंडीशन जब आज की डेट में नहीं एंटर कर सकता। माय पॉइंट इज कि व्हाट डज दैट मेक आतिशी? आतिशी जी मतलब खुश है, पर आतिशी जी की सिचुएशन क्या है फिर? जी जी जी, अगला क्वेश्चन है इस पे, टोनी कक्कड़ या टीनू आनंद? टीनू आनंद कौन हुआ मुझे क्लियर नहीं है। ज्यादा इरिटेटिंग कौन, ज्यादा इरिटेटिंग कौन है आपके हिसाब से, टोनी कक्कड़ या टीनू आनंद? टोनी, विदाउट अ डाउट टोनी कक्कड़। टोनी कक्कड़ ज्यादा विदाउट अ डाउट, हाँ विदाउट अ डाउट। चलिए, बट वैसे टीनू आनंद, to be fair to whoever the second person you're referring to, although I mean these are your terms. No, this has come. I don't know. You've understood कि टोनी कक्कड़ ज्यादा irritating है, तो आपको आइडिया ही होगा। लैंग्वेज है, पर to be fair to, और मैं सब्सक्राइब नहीं करता इस प्रकार से, पर I remember कि 2-3 times आतिशी के साथ वन ऑन वन नहीं, ऐसे आते जाते bump into, you know, in some program or something. She has been very courteous and kind to me. So, चलिए, and I have also reciprocated in the same way, and especially when she's the CM, तो वो basic respect तो देना चाहिए। Who is more biased, रवीश, अजीत अंजुम या फैक्ट चेकर फ्रॉम एनिमल किंगडम? बायस्ड तो देखिए, फैक्ट चेकर को तो मैं, फैक्ट चेकर तो कार्यकर्ता है, और अजीत अंजुम भी मतलब आई थिंक ही इज मोटिवेटेड बाय कंसिडरेशंस बियॉन्ड फैक्ट्स। रवीश इज बायस्ड, रवीश इज आइडियोलॉजिकली, एंड आई थिंक I find him ideologically dishonest. Zubair is nobody. Zubair is just a random fact checker who's getting his 11-12 lakh rupees a month or whatever he's crowdfunding based on this. तो इनकी आइडियोलॉजी है या बस इनकी जहां डील हो गई वहां चल दिए? I am sure कि see, I am nobody to comment, but I think Zubair is more driven by, he's not driven by any ideology in that sense, he's driven by his own interests. Both he and Ajit Anjum. And I think that Ravish Kumar is more of a person who's intellectually dishonest. All these people, इनमें I'll add Dhruv Rathi also to it. All these people are making millions on YouTube. Their content spreads like wildfire. इनका एक पूरा इकोसिस्टम है जो इनका बड़ा ध्यान रखता है, पालन पोषण करता है। They are all using this ecosystem to using this ecosystem. मेरा क्वेश्चन ये है, बीजेपी का या राइट विंग का या धार्मिक, मैं इसको जो भी आप लफ्ज यूज करें, इस इकोसिस्टम को सपोर्ट इतना नहीं मिलता है। ये एक कॉमन कंप्लेन है, ये मेरी भी कंप्लेन है अगर आप मुझसे पूछें। और इनमें बड़ी एकता भी होती है इस चीज में कि भाई आप एक फ्रॉडिये के पीछे जाओ, 10 फ्रॉड खड़े हो जाएंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लोगों का सवाल आता है, भाई बीजेपी कार्यकर्ताओं के बारे में हम सुनते हैं बंगाल में उन्हें मारा जा रहा है, हमने देखा पार्लियामेंट में किस तरह से राहुल गांधी घुसा और एक बुजुर्ग को धक्का देके आगे चला गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या बीजेपी वाले मार खाने के लिए या ये सब के लिए हैं, और तब भी उनको फैशिस्ट कहा जाता है, तब भी कहा जाता है अरे ये डिक्टेटोरियल हैं। तो इस पे वेयर डज बीजेपी ड्रॉ अ लाइन कि भाई अब हम अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों के साथ खड़े होंगे जैसे बाकी लोग खड़े होते हैं, जैसे टीएमसी वाले, सपा वाले। ये एक मॉब मेंटालिटी है इनमें, आप एक को पकड़ो 10 आ जाते हैं। ये देखिए, मुझे लगता है कि इनफैक्ट टू द कॉन्ट्ररी बीजेपी, एंड आई माइट नॉट बी सेइंग द मोर पॉपुलर थिंग, सोशल मीडिया पे जो है, सोशल मीडिया में सबको लगता है ना इंस्टेंटली सारी चीजें हो जानी चाहिए। इंस्टेंट कुछ होता नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो बीजेपी हैज ऑलवेज स्टूड बाय आइदर इट्स कॉजेस और इट्स पीपल। फॉर इंस्टेंस, अब आप देखिए पूरे राम मंदिर आंदोलन में जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया, उनको अगर सही तरीके से सम्मान देने का काम या उनके साथ खड़े रहने के साथ काम, इवन इन द एंटायर आर्जुअस लीगल बैटल, द बीजेपी डिड इट। Whereas in कांग्रेस अभी तात्कालिक रूप से आप देखते होंगे कि कांग्रेस, चलो कोई आजकल नया नया उनका बना है तो ही मिसयूजेस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और एक फोन पे वो लोग खड़े हो जाते हैं मिसयूज करने के लिए पावर। पर उससे लोगों को लगता है कि देखिए कांग्रेस कितना
अपने लोगों के साथ खड़ी रहती है। और बीजेपी डजंट मिसयूज इट्स पावर लाइक दिस। मतलब बीजेपी इज अ रैशनल एंड अ वेरी, क्या बोलूं, मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी। सो अ मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट गो अराउंड throwing its weight or unleashing the might of the state कि मैं प्रवक्ता हूँ, मैंने फोन कर लिया, अरे करना जरा यूपी पुलिस को भेज दो इसको अरेस्ट करने के लिए, ऐसे नहीं चलता। बीजेपी ये सब करती है। आई अंडरस्टैंड मिसयूज नहीं होना चाहिए, बट जैसे आप खड़े हुए, मुझे याद है अजीत भारती के टाइम पे एक एग्जांपल, हाँ, बट जनरली हाँ, भीखू मात्रे, ये सबका नाम लो, कितने लोग, बट ये एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस है। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहां पर देव बीन टारगेटेड, बीजेपी रूल्ड स्टेट होने के बाद भी दे आर टारगेटेड कई जगहों पे, ऐसा है बिकॉज बाकियों में एक गुंडा मेंटालिटी है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, चाहे सपा हो चाहे टीएमसी हो। मान लिया आप लोग शरीफ हो, आप लोग एक उससे चलते हो, बट ये शराफत कहीं हमारी वीकनेस नहीं बननी चाहिए। I agree with you कि शराफत should not be seen or should not be looked at as कि हम लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते। पर अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग, हमारे जो सपोर्टर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि एक्सट्रीम और त्वरित रिएक्शन आ जाए। पॉलिटिक्स डजंट वर्क लाइक दैट एंड सोसाइटी ऑल्सो डज नॉट वर्क लाइक दैट। वन हैज टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। रिस्पॉन्स हम देते हैं, रिस्पॉन्स हम कभी नहीं छोड़ते, रिएक्ट नहीं करना है। अब लोगों को लगता है कि रिएक्ट नहीं किया इसका मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता है। इसमें 10,000 चीज़ें भी होती है फैक्टर करने की, उसके इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। शहजाद जी, जब हम लोग ने शुरू किया था ये पॉडकास्ट तो मैंने बात करी थी 2017 की। कभी भी आपने नहीं सोचा होगा कि 2025 में आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे, इस तरह से मुद्दे उठा रहे होंगे, नेशनल टेलीविजन को डोमिनेट कर रहे होंगे। Where do you see the future? Where do you see if we are sitting like this 5 years later? तो हम क्या देख रहे होंगे? How would I be introducing you? I won't be in politics. कैसे? Why do you say that? Because लोगों को क्या लगता है कि देखिए, उनको लगता है कि शहजाद पूनावाला राज्यसभा कब जाएगा, शहजाद पूनावाला चुनाव कब लड़ेगा, शहजाद पूनावाला लोकसभा कब आएगा, शहजाद पूनावाला दिल्ली में विधानसभा में टिकट मांग रहा होगा। लोगों को आइडिया ही नहीं है पॉलिटिकल पावर, या जो एक ये होता है ना कि ability to influence, it doesn't come from becoming MP or MLA. It comes from how much you can influence conversation, how much you can influence narrative, how much you can make difference. And to make difference, you don't need post, you don't need pad, you don't need seat, you need conviction. You need to have the space in people's mind and heart. That is more important. ये जो रैट रेस बन चुकी है, ये पूरी रैट रेस है। रैट रेस में क्या हो रहा है कि हम लोग क्या है कि हम आते हैं लक्ष्य के साथ। आई फील कि सब लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं वो लक्ष्य लेकर ही आते होंगे कि कुछ करना है समाज के लिए, पर उनका लक्ष्य जो है ना वो कुछ और होता है, और उनकी एक्टिविटी हो जाती है कि मैं पहले राज्यसभा बन जाऊँ, मुझे टिकट मिल जाए, मुझे प्राइम टाइम डिबेट मिल जाए। ये बचपना है, ये बचपना है। एक प्राइम टाइम डिबेट तुमको एक्स्ट्रा मिल गई या एक मान लीजिए कि आप राज्यसभा एमपी बन गए या आप लोकसभा एमपी बन गए, दैट विल नॉट चेंज व्हाट पीपल थिंक फॉर मी एंड व्हाट पीपल थिंक फॉर यू। ऐसे कई सांसद होंगे जिनके नाम आप नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं एरोगेंस से नहीं बोल रहा हूँ, पर आप मुझे जानते हो, मेरे काम को जानते हो, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं किसी पद या पोस्ट पे हूँ, वो इसलिए करते क्योंकि मेरा कैरेक्टर या कंटेंट उनको अच्छा लगता है। जी जी। कैरेक्टर और कंटेंट नहीं बदलता, मेरा डेजिग्नेशन कल बदल जाए, मान लीजिए कि मैं प्रवक्ता नहीं रहा, मेरा कैरेक्टर बदलेगा, मेरा कंटेंट बदलेगा। अनलेस कि लोगों को लग रहा है कि केवल बीजेपी का प्रवक्ता इसलिए इसको हम मान रहे हैं, ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग हैं प्रवक्ता। तो सवाल ये बनता है कि आपका कैरेक्टर और कंटेंट क्या है, और उसके लिए पद जरूरी नहीं है। पोजीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, मिशन इज इम्पोर्टेंट, विजन इज इम्पोर्टेंट, नॉट एम्बिशन, नॉट पोजीशन। प्रॉब्लम ये है कि हम एम्बिशन और पोजीशन चेस कर रहे हैं और मिशन और विजन भूल गए। तो मेरे हिसाब से मैं 5 साल बाद अगर पॉलिटिक्स में ना भी रहूं, इट विल नॉट बी अ बिग डिफरेंस। What would you do? What would you do if not in मेरा politics? मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है? मेरा मिशन और विजन ये है कि जो
कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी मुझे एक्सीलेंट लाइफ मिली है, एक्सीलेंट। आई एम स्टिल इन द 1.0001% of privileged people, despite the challenges. Yeah. Can that be given to 99.999% people? When children are dying on the streets, when they are not getting basic education, when they are not getting basic food, when they are suffering from so many traumas and so many injustices at so many levels, societal level, family level, level of various discriminations they might be facing, despite the good work that governments are doing. I think making change in people's lives is important, and that is what our collectively we can become a great country, because every person becomes or feels great. तो क्या ये हम कर रहे हैं हम लोग का? और प्लस भारत में इतना ट्रेजर है, इतना ट्रेजर है। जैसे अब मैंने डिस्कवर किया है, वैसे तो मुझे पता ही था, पर अपने सनातन और हिंदू रूट्स में इतना हमारे पास ज्ञान है। बिल्कुल। महाभारत ले लो, रामायण ले लो, रामायण पढ़ो आप, तो प्रभु श्री राम ही इज मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है? कृष्ण इज नॉट मर्यादा पुरुषोत्तम, ही इज लीला पुरुषोत्तम। तो कृष्ण जी का प्रैग्मेटिज्म है। आपको अगर लाइफ जीतनी है, लाइफ में आपको प्रैग्मेटिक होना है तो कृष्ण जी से सीखो, प्रिंसिपल्ड होना है तो प्रभु श्री राम से सीखो। राजा बनना है, राजा मतलब नॉट इन दैट सेंस राजा, राजा इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो आप राम जी की तरफ देखो कि राम राज्य है, जनता के लिए क्या नहीं करते। जनता के लिए उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही बोला कि आप अग्नि परीक्षा लो, जनता के, तो वो एक हाई वैल्यूड प्रिंसिपल्स। और श्री कृष्ण जो है धर्म को कभी झुकने नहीं दिया, धर्म को स्थापित करने के लिए रूल्स को बेंड भी करना है, ब्रेक नहीं करना है, बेंड करना है, तो कृष्ण जी ने किया। तो इन लोगों के जो ज्ञान का भंडार है, ये क्या हम लोगों को घर घर तक, और केवल देश में क्यों, विदेश तक नहीं पहुंचाना चाहिए? और लोग विदेश में तो अप्रिशिएट करते हैं, इस्कॉन मूवमेंट कितना बड़ा है, पर हम लोग ही अपने चीज को हीन भाव से देखते हैं। क्या मेरा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि घर घर तक अगर रामायण पहुंच जाए, घर घर तक अगर राम जी की और कृष्ण जी की टीचिंग पहुंच जाए, तो मेरा देश तो कहाँ पीछे रहेगा? मेरा देश तो सबसे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि लाइफ लेसन उसमें है। तो ये भी हो सकता है अपना लक्ष्य। ये जरूरी थोड़ी है कि मैं, कोई आदमी इकोनॉमी आगे बढ़ा सकता है, कोई आगे फॉरेन पॉलिसी बढ़ा सकता है, किसी को तो ह्यूमन पॉलिसी भी बढ़ाना है। और ह्यूमन पॉलिसी बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स में पद हो, मेरे एमपी बनूंगा तब मैं घर में राम जी का संदेश लेकर जाऊंगा, जरूरी थोड़ी है। तो मेरा तो लक्ष्य है कि ये प्रिंसिपल्स, ये चीज जो हमारी है, घर घर तक पहुंचे। इससे खूबसूरत नोट नहीं हो सकता to end this conversation. I believe this is not an end, I believe this is a comma, because I would love to converse with you more इस format में भी और वैसे भी, because every time I sit with you it's an education, and I say this because there's a lot that I've learned from you. बहुत सारी चीजें आपकी डिबेट से और उनसे मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली है। whenever I have gone to debates, I believe you've pushed the envelope in terms of debates. No, I do really believe that. That is very kind of you, but I think you are one of the more articulate spokespersons of the cause you believe in. So that's kind of you. And today, you know, पूरे इस discussion के बाद, one thing that has stayed with me, and I say this with honesty, कि आप में जो gratitude है, that is very heartening to see. बहुत लोगों में बहुत पाया हुआ होता है उन्होंने, पर उनमें gratitude और वो शुक्राना नहीं होता। शुक्राना अगर मैं कहूँ ना, सारे ही धर्मों में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि भाई यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। सो द वे you've summed it, that you are grateful and it's not a पद that you are looking for, but a mission, and you are still very satisfied. जहां पर भी आप हो, you are hungry for more but satisfied. but अगर आप मुझसे पूछें, मैं आपको किसी पद पे देखना चाहूंगा। मेरा ये मानना है कि आपको अगर पद मिले तो आप और जस्टिस करेंगे, and I will pray and I wish you luck. आपको नहीं चाहिए होगा, but I would want कि आप एक पद पे पहुंचे, because I really believe कि 8 साल पहले आपने जो बात कही थी कि काबिलियत पे होना चाहिए, you walked the talk on that. 8 years later कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने अपनी काबिलियत का लोहा ना मनवाया। आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकती है चीज,
तो मेरा ये मानना है काबिल लोगों को आगे बढ़ना चाहिए एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट शहजाद जी. थैंक यू सो Thank you so much for this conversation. I had an unbelievable conversation with him. And comments में बताइए आप क्या सोचते हैं, और भी लोगों का बताइए किनसे आप रूबरू होना चाहते हैं. दिल्ली इलेक्शंस पे हम अगले कुछ दिनों तक और लोगों को बुलाएंगे और कवरेज करेंगे. इट वॉज अ प्लेजर हैविंग शहजाद जी. Subscribe to the channel, like, comment, and please send us your feedback. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत.